रिकॉर्डिंग मैसेज गया है सर सबको? है यस ना सर। सर? रोशनी ठीक है, ओके सर। चलो, तो बेसिकली आज क्या है सर? आज बिजनेस लॉ। आज मंडे इवनिंग बिजनेस लॉ का दिन है, जैसे कि हम सबको पता है। तो बिजनेस लॉ में करेंगे तो क्या करेंगे? पार्टनरशिप चल रहा था। पार्टनरशिप में कंप्लीटनेस तो एक ओवरव्यू जो था पार्टनरशिप बिजनेस का, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है, किस तरह से काम करता है, पार्टनर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट समझा था। बट आज थोड़ा और डिटेल्स में रिलेशन समझना है। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है सर, जैसे वी ऑल नो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस सिस्टम इन आवर सोसाइटी, नॉट जस्ट इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर आर 4-5 टाइप्स ऑफ बिजनेस सिस्टम। लाइक यू कैन बिल्ड योर सोल प्रोप्राइटरशिप, दैट इज एक इंडिविजुअल इंसान जो बिजनेस करते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं ऐसे बिजनेस। हमारे घर के बगल में ग्रोसरी स्टोर, हमारे घर के बगल में किसी का भी कोई भी शॉप, ठीक है, दैट इज नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप में होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट इज जॉइंट फैमिली बिजनेस एक होता है। थर्ड टाइप ऑफ, जैसे कि ऑब्वियसली पार्टनरशिप एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है। पार्टनरशिप के एक मॉडिफिकेशन हुआ है 2008 पार्टनरशिप एक्ट, दैट इज एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके बारे में हम लोग बहुत जल्दी बात करने वाले हैं। एंड अनदर सबसे बड़ा जो सबके लिए, मतलब ये नाम सुनने के लिए लोग पागल होते हैं, दैट इज कंपनी। मतलब कॉर्पोरेट, ऐसे भी बोलते हैं कॉर्पोरेट, मतलब बिग बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर कॉल्ड कंपनी। उसमें प्राइवेट कंपनी भी होता है, पब्लिक भी होता है, लाइक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज भी होता है। तो इस तरह का वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होता है। बट हम लोगों का जो करेंट डिस्कशन है दैट इज ऑन पार्टनरशिप बिजनेस। करेंट जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं दैट इज ऑन पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है सर? पार्टनरशिप बिजनेस है क्या, चलता कैसे है, पार्टनरशिप के साथ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में करके आया। आज का जो डिस्कशन होगा सर, आज थोड़ा डिटेल्स डिस्कशन होगा रिगार्डिंग रिलेशन, एंड इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्ट्रेशन का प्रोसीडियर कैसे होते हैं, कहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है, और पार्टनरशिप बिजनेस को डिसोल्यूशन मतलब बंद कैसे किया जा सकता है। बिजनेस सर लॉ बनाते हैं, जैसे कि वी ऑल नो कि बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना सर? वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स कि बिजनेस, जैसे कि हम लोग अकाउंटेंसी में भी ये सब बातें करते हैं, जब बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में स्पेशली, नॉट इन एडवांस अकाउंट्स में इतना बात कौन बात करेगा, बट बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, दैट इज कंफर्म। ओके, तो बिजनेस को बनाने वाले तो लॉ होते हैं, ठीक है। तो अब बिजनेस को बनाने वाले लॉ होते हैं, तो इसको एज पर लॉ एक बिजनेस को जब क्लोज करना होता है तो इस पे क्या कॉन्सेप्ट, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को क्लोज करने में ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होता। बट जब भी कोई लॉ को स्पेशली, जैसे कि पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, इसके ऊपर मतलब बेस करके जब कोई बिजनेस बनता है तो उसको बंद करने के लिए भी थोड़ा पापड़ तो बेलना बेलना पड़ेगा सर। तो एग्जैक्टली डिसोल्यूशन ये सब बाद में थोड़ा जाते हैं। बट बिफोर दैट थोड़ा मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ रिलेशन। ओके, रिलेशन पे बात करूंगा। पार्टनर्स के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। अब वो गहरा रिश्ता क्या है, क्यों है, किस लिए है, वगैरह वगैरह। चलो सर, पार्टनरशिप बिजनेस का गहरा रिश्ता। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ क्या? कंफर्म कर सकते हैं सर आप लोग कि स्क्रीन शेयर है कि नहीं है? यस सर है। ओके सर, चलो, तो गहराई देखते हैं सर, रिलेशनशिप कैसे है। ओके, तो बेसिकली पॉइंट एकदम सिंपल है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। तो चलो, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स क्या है, क्या अंदर का बात है, पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप बनना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा फ्लो चार्ट को फॉलो देखते हो तो आपको कुछ दिखाई देगा, जैसे कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। ओके, पार्टनर्स के बीच में ना कुछ म्यूचुअल राइट्स होते हैं, कुछ म्यूचुअल ड्यूटीज होते हैं, जो हम लोग एकदम इंट्रोडक्शन में भी पढ़े हैं कि पार्टनर्स एक दूसरे के लिए काम करते हैं, है ना, एक दूसरे का प्रिंसिपल्स होते हैं, एक दूसरे का एजेंट भी होते हैं। तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज तो वो लोग मेंटेन करेगा ही सब। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द थर्ड पार्टीज, मतलब पार्टनर्स मानो कि एक बिजनेस में, जैसे हम लोग हर क्लास में विश्वजीत एंड सोविक को पार्टनर बनाते हैं, कभी कभी स्नेहाशीष आते हैं पार्टनर्स में, कभी कभी आपका आयन आता है पार्टनर्स में, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज, तो अगर कोई थर्ड पार्टी जिनके साथ पार्टनर्स का मतलब
कोई अलग इंसान है तो उनके साथ क्या रिलेशनशिप होता है। इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर का इम्प्लाइड ऑथोरिटी क्या होता है। इम्प्लाइड में भी दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं सर, एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लाइड ऑथोरिटी एंड एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड ऑथोरिटी। क्या मतलब एक्सटेंशन क्या मिल सकता है, रेस्ट्रिक्शन क्या मिलता है, ये भी बहुत ही सोचने वाले बात है। तो उसमें भी देखना है कि पार्टनरशिप में क्या गहराई होता है ऑथोरिटी के ऊपर डिपेंड करके। फिर हम लोग बात करेंगे सर एडमिशन बाय पार्टनर्स। ये सब जब अकाउंटेंसी करते हो, अकाउंट्स में भी ना इसका बहुत काम होता है। जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप अकाउंट्स कर चुके हो, ठीक है, फाउंडेशन लेवल में हो, ऑब्वियसली मैम के पास किए होंगे या फिर नहीं किए तो बाद में करोगे। कॉन्सेप्ट इज दैट अकाउंट्स में सर पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप का अकाउंट जब आप लोग करोगे या कर मतलब कर चुके हो, तो वहां पर आपको ना ये सब वर्ड्स बहुत सुनने को मिलेगा। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, फिर आपका डिसोल्यूशन ऑफ ए फार्म, ठीक है। तो जब भी कोई बिजनेस में न्यू पार्टनर आता है ना, उसका लीगल कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग यहाँ पर लॉ में बात करेंगे। बाकी अकाउंट्स में तो हिसाब किताब होता है, लेकिन हिसाब किताब जो भी होता है वो एज पर लॉ होता है सर। जो भी हिसाब होगा, जो भी मतलब मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स होगा, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन लॉ, ठीक है। तो अगर किसी को भी पार्टनरशिप का लॉ बहुत अच्छे से पता होगा ना, तो वो पार्टनरशिप अकाउंट जब करोगे तब भी बड़ा उनको हेल्प मिलेगा और मजा भी आएगा। लायबिलिटीज तो थर्ड पार्टीज, लीगल कंसिक्वेंस ऑफ पार्टनर्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट, मतलब जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं, जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं, उनके क्या लीगल कंसिक्वेंसेस है, थोड़े डिटेल्स में बात करेंगे सर। ओके, अच्छा, ये आना और जाना, ठीक है आना जाना तो लगा रहता है, जैसे इंसान भी दुनिया में आते हैं और जाते हैं, तो आना जाना ऐसे बिजनेस में भी लगा रहता है सर, ठीक है। जैसे दुनिया में इंसान का आना जाना और पार्टनरशिप बिजनेस में भी आना जाना लगा रहता है। जितना दिन तक पार्टनरशिप बिजनेस चलता रहता है, या आना जाना तो चलता रहता है। तो आना मतलब ऑब्वियसली मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस जो बहुत सालों भर चलता रहता है, ठीक है। ऐसे बिजनेस जो 100 साल से भी बंद नहीं होता। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट भी करेगा, एक्सपाल्शन होगा, इंसॉल्वेंसी होगा, डेथ भी होगा। तो ये अलग अलग केसेस में क्या ट्रीटमेंट होता है लॉ में, और इसी लॉ के ऊपर बेस करके ही जब आप लोग प्रैक्टिकली अकाउंट्स करोगे तो मजा ले लेना सर अकाउंट्स का, ठीक है। ऐसे देखो कैलकुलेशंस करने में हमेशा मजा आता है, बट लॉ समटाइम्स बोरिंग किसी किसी को मैंने देखा। बट सर अगर लॉ जानने का इच्छा बढ़ जाए ना, तो लॉ से इंटरेस्टिंग चीज होता ही नहीं है। जैसे आप लोग मूवीज वगैरह देखते हो, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, मूवीज देखते हैं आप लोग, मतलब जहां पर लीगल केसेस लड़ा जाता है। हाँ सर, मूवीज जहां पर लीगल केसेस लड़ा जाता है, ऐसे मूवीज देखना पसंद करते हैं आप लोग। सर वेब सीरीज देखा है। वेब सीरीज जैसे कि एक एग्जांपल लीगल मैटर्स पे। इलीगल। इलीगल, बाप रे इलीगल ये कहाँ का है, तुम तो कोरिया का वाला ज्यादा देखते हो नहीं ज्योति। नहीं, ये इंडिया का है, लास्ट लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर आया था इलीगल, ओके ठीक है, मैं सोचा कि ये भी कोई कोरियन होगा। अच्छा, कोरिया का बात याद आया तो बस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, नॉर्थ कोरिया का सिचुएशन बहुत भयंकर है। आप लोगों को खबर मिला सर, नॉर्थ कोरिया में सिचुएशंस बहुत भयंकर है, वहां पर इन्फ्लेशन ইনফ্লেশন রেট হাই হয়ে গেছে। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है सर। सर एक केजी बनाना, मतलब हार्डली 4 to 5 पीसेस ऑफ बनाना ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज में बिक रहा है सर। कॉफी, एक छोटा सा 100 ग्राम का कॉफी का पैकेट बिक रहा है सर 7,000 रुपए में, 7,000 रुपीज। चाय का, टी का प्राइस सर ऑलमोस्ट 5,500, 100 ग्राम का, ठीक है। बहुत ऐसे और भी है, मैं कुछ बताया आप लोगों को। मेन प्रॉब्लम है कि सर कोविड सिचुएशंस में बहुत सारे कंट्रीज के साथ ये लोग ना बिजनेस करना बंद कर दिया और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बंद कर दिया, जिसके कारण फर्टिलाइजर का तो भयंकर खेल हुआ है सर। मेरा स्टेटस दिया हुआ है व्हाट्सएप में, अगर चाहो तो आप लोग जाके पढ़ सकते हो बाद में जब क्लास खत्म हो जाए। फर्टिलाइजर का इतना प्रॉब्लम हो गया है, जो खेती में फर्टिलिटी के लिए चाहिए होता है ना सर, तो फार्मर्स को ऑर्डर है नॉर्थ कोरिया का, जैसे किम जोंग अन, जानते हो ना आप लोग इनको, बहुत खतरनाक इंसान है किम हाँ जोंग सर। जोंग अन है, इनका ऑर्डर है अपने फार्मर्स के लिए, ठीक है। ये देख लो सर, किम जोंग को देख लो। तो इसलिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अब क्या है ना, पुराना हो जाएगा। ये देखो, ये न्यूज ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, सीएनबीसी में भी आया था। नॉर्थ कोरिया फूड क्राइसिस है, केजी ऑफ बनाना से 3,500, ब्लैक टी 5,000, किम जोंग अन कॉल सिचुएशन टेंस। अब भयंकर है, मतलब
फेलियर है सर, फेलियर है अपना गवर्नमेंट को मेंटेन करने में, ऑब्वियसली फेलियर है। बट हाँ, क्राइसिस सिचुएशंस में, नॉट जस्ट इन इंडिया, फिर भी तो इंडिया कर रहा है, मैं तो देख पा रहा हूँ। नॉट जस्ट करेंट गवर्नमेंट, पहले भी गवर्नमेंट ने करके दिखाया, इससे पहले जो भी था। बट सर, ये भी नॉर्थ कोरिया इतना भी कोई बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है नहीं, बट फिर भी इनको इतना प्रॉब्लम हो गया। जस्ट सोचो आप, इतना पॉपुलेशन नहीं है फिर भी प्रॉब्लम, जो भी हो। तो फार्मर्स को क्या बोला जानते हो फर्टिलाइजर के लिए? यूरिन देने के लिए डेली। फार्मर्स को ऑर्डर है कि डेली 2 लीटर यूरिन देना पड़ेगा। ऐसा इस तरह का ऑर्डर रिलीज किया गया है किम जोंग के थ्रू से। मतलब नॉर्मल फर्टिलाइजर जो होते हैं सर, जो चाइना से ये लोग इंपोर्ट करता है, वो भी इनका करंट मतलब सिचुएशन नहीं है, इसलिए यूरिन से ही काम चलाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, लगे हाथ बोल दिए सर। ठीक है, आप लोग भी अपडेट रहना दुनिया में क्या चल रहा है। एटलीस्ट आप लोग कॉमर्स के लोग हो, तो एटलीस्ट बिजनेस फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में, ठीक है, बिजनेस लीगल फील्ड में क्या चल रहा है, आप लोग प्लीज खबर रखा कीजिएगा। बिकॉज ये प्रोफेशनल लेवल में उम्मीद किया जाता है, ठीक है। तभी नॉर्मल इंसान से, स्टूडेंट से आप थोड़ा सा अलग, अलग मतलब क्या हो सर, अलग फीलिंग्स में रहोगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर क्राउड से अलग होना। जो भी हो, जिस पॉइंट में बात चल रहा था कि वेब सीरीज में हम लोग, ज्योति बात कर रहा था इलीगल, मैं भी कुछ देखा, जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस बोल के एक वेब सीरीज है, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस, फिर लॉ रिलेटेड काफी सारा अच्छा अच्छा पॉइंट मैंने देखा। मूवीज मूवीज भी देखता हूँ, वेब सीरीज भी देखता हूँ, बहुत मजा आता है मुझे। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दैट कि ये लॉ में मजा तब आता है जब लॉ को प्रैक्टिकल फील किया जाता है। तो आप लोग भी कोशिश करो सर, लॉ को प्रैक्टिकल फील करने का, जितना करोगे उतना ज्यादा समझ आएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते जाइए आप, हम लोग समझते जाएंगे। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते जाते हैं। तो रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, एक पार्टनर के साथ दूसरे पार्टनर का क्या रिलेशन होता है, संबंध क्या है? चलो सर संबंध बनाते हैं, ठीक है, संबंध बनाते हैं सर, चलो। पार्टनरशिप एक्ट कंटेन्स वेरियस प्रोविजंस रेगुलेटिंग द पार्टनर रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। रिलेशन बिल्ड करना है यहाँ पर, ठीक है, ब्रेकअप नहीं करना है अभी, ठीक है। अब ब्रेकअप वाला गाना भी मत चालू कर देना आप लोग। ठीक है, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर सेक्शन 9 बताता है सर, पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस। सर बिजनेस कैरी करने के लिए वो लोग बाउंड है, बाध्य है सर, ठीक है। ऑफ द फार्म टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, कॉमन एडवांटेज क्यों? दोनों के लिए है ना, पार्टनर बने हो तो फिर दोनों एक दूसरे का पार्टनर बने हो, बिजनेस भी आप दोनों का कॉमन है, तो फिर आपको तो बिजनेस के बेनिफिट के लिए बिजनेस को आगे लेके मतलब आगे लेके चलना ही है, ठीक है। टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, लॉ है सर। मतलब देखो सर, ऐसे तो देखो लीगली आप किसी भी चीज को मतलब क्या बोलूं सर, मतलब हर चीज को अगर लॉ द्वारा बांधा बांधा जाता है ना, बाउंड किया जाए ना, मुश्किल बढ़ जाता है। कुछ चीज एक्चुअली बाय डिफॉल्ट है, बट क्या होता है ना, सोसाइटी सोसाइटी को खुला छोड़ दो तो प्रॉब्लम क्या है बोलो तो, ज्यादा ओपननेस का एक प्रॉब्लम है। लोग ना उसका फायदा उठाते हैं, आप लोग जानते हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, मतलब ज्यादा ओपननेस का प्रॉब्लम एक ही चीज होता है कि ओपननेस में लोग उसका वीकनेस ढूंढते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी देखा अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कि किसी को थोड़ा सा, किसी के साथ हल्का बात कर लो, ठीक है, वो आपको उसका वीकनेस समझेगा। ऐसा ही पार्टनरशिप में भी ना यही प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट इन पार्टनरशिप, इवन हर चीज में। तो जब सोसाइटी एट लार्ज किसी भी रिलेशनशिप का मतलब फायदा उठाना चालू कर देता है ना, तभी ना उसको लॉ के थ्रू से बांधना पड़ता है, ठीक है। तो लॉ उसको बाउंड करते हैं, बॉन्डेज देता है। तो इसीलिए मतलब देखो सर, मैं ऐसा बात क्यों कर रहा हूँ सर, हर चीज में अगर आप लीगली हर चीज को बांध के रखोगे तो क्या बिजनेस के लिए अच्छा बात है क्या? आप लोग मेरा बात समझ रहे हो सर? किसी को जबरदस्ती बिजनेस करवाया जा सकता है, मतलब आप जैसे मानो कि विश्वजीत और अपना सौविक जो पार्टनर बने थे, उसको डरा के धमका के एक दूसरे का पार्टनर बनाया जा सकता है क्या? नहीं तुम लोग पार्टनरशिप करो, तुम्हें एक दूसरे का फेथ रखना पड़ेगा, इज इट पॉसिबल इन रियलिटी? नहीं सर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी सेक्शन 9 बताता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ फेथफुल रहोगे। अब कोई फेथफुल नहीं रहेगा तो क्या कर लेगा? लेकिन सर पॉइंट इज दैट यहाँ पर बिजनेस है, बिजनेस है मतलब यहाँ पर बहुत लोगों का कंसिडरेशन है, पैसा डालते हैं बिजनेस में। तो बाद में अगर कोई किसी के साथ फ्रॉड करता है या फिर कोई अपना ड्यूटी नहीं निभाता है, तो कोर्ट केस में जाते हैं, मतलब केस कोर्ट में जाते हैं। तब कोर्ट पूछते हैं कि क्या एक दूसरे के प्रति लायबल थे या फिर एक दूसरे के प्रति लॉयल थे, लायबल बोल रहे सर, लॉयल थे, क्या एक दूसरे के प्रति फेथफुल थे आप लोग, ठीक है। तब बात मार्केट में आ जाता है।
अब यही सब रीजन के कारण जब फेथ खराब हो जाता है ना, तब लीगल पॉइंट आ जाता है। किसी को एग्रीड किया जाता है, एग्रीड मतलब जिसके साथ थोड़ा खराब होता है। हमेशा दोनों पार्टीज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, आप लोग जानते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर विश्वजीत है और सौविक है, तो विश्वजीत और सौविक दो पार्टनर है। अब इनमें से ना ऐसा ही होता है रियल में, जब कोई केस होता है, मतलब या तो ऐसा होगा कि विश्वजीत सही है सौविक गलत, या फिर ऐसा होगा कि सौविक गलत है विश्वजीत सही। कुछ तो होगा ना सर, एक जन तो गलत होगा, किसी एक को तो लूटा जाएगा। अगर कभी भी कुछ खराब बात होता है पार्टनरशिप में, कभी भी कोई साउंड मतलब आवाज उठता है कि नहीं बिजनेस में गलत हो रहा है, ये पार्टनर मतलब ये पार्टनर के हिसाब से गलत कर रहा है, इनको सभी सारा का सारा पैसा इस तरह से नहीं लेना चाहिए था, वगैरह वगैरह, देयर आर वेरियस एटसेट्रा, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए लॉ आराम से बोलते हैं आपको सेक्शन 9 पे कि फेथफुल रहना एक दूसरे के प्रति, एंड रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फार्म। जो भी बिजनेस के कनेक्टेड पॉइंट है, जो भी बिजनेस का कनेक्टेड पॉइंट है, सभी को हर एक चीज के बारे में बताना पड़ेगा। कोई कोई भी मैटर छुपा नहीं सकता। एक रियल कहानी बताता हूँ। ये मेरा जब मैं फार्म में काम करता था सर, प्रैक्टिस करता था, उस टाइम का बात है। तो मैं नाम तो नहीं ले सकता, बस आपको एग्जाम्पल ले सकता हूँ। दो दो सर थे मेरा, मतलब क्या बोलूं सर, मतलब सीनियर थे सर, ऑफिस का सीनियर्स थे, उन्हीं लोगों का मेनली फार्म था, मैं ज्वाइन किया था। अब पॉइंट क्या है कि उन मतलब दे आर दो जन थे, ठीक है, एस और पी, दो जन थे, ठीक है। तो प्रॉब्लम है कि ये जो एस पी फार्म था, ठीक है, अब इस फार्म में, जस्ट अ सेकेंड सर, मैं आपको ये फेथ के बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो इन दोनों का क्लाइंट था अलग अलग, ठीक है, एसपी फार्म था। अब कुछ क्लाइंट एस जुगाड़ करता था और कुछ क्लाइंट पी जुगाड़ करता था, ठीक है। कुछ क्लाइंट एस जुगाड़ करता था और कुछ क्लाइंट पी जुगाड़ करता था, ठीक है। दोनों ही ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स थे, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स थे। अब पॉइंट है कि जब फार्म में प्रॉफिट होता था, फार्म का ग्रॉस रिसिप्ट होता था, पार्टनरशिप बिजनेस है ना सर, तो फार्म का ग्रॉस रिसिप्ट होता था। तो क्या होना चाहिए सर, दोनों के अंदर ये जो भी प्रॉफिट्स वगैरह होगा, जो भी ग्रॉस रिसिप्ट होगा, दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है, एज पर पार्टनरशिप डीड या वगैरह वगैरह जो भी हो। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि एक बार एक क्लाइंट आया जो एस का क्लाइंट है, ठीक है, एस का क्लाइंट है। अब ये क्लाइंट पी को आके बोल रहा है कि एस का कोई क्लाइंट है, से फॉर एग्जाम्पल एक्स, ठीक है। अब एक्स आके ऑफिस में आता है और पी को बोलता है कि मेरा कुछ काम है, आपको करके देना होगा। तो पी बोलता है देखिए, आप तो इनके साथ नॉर्मली आपका बात होता है एस के साथ, तो फिर आप एस से पूछिए एक बार, अगर वो हाँ बोलता है तो मैं कर दूंगा। तो वो बोला नहीं नहीं मेरा बात हो गया है, बात को समझिए सर, नहीं नहीं मेरा बात हो गया है, आप कर दीजिए। तो ये पी ने इसको शैंग्विन नहीं किया, कंफर्म नहीं किया, और जो भी काम था, मोस्ट प्रोबेबली सर मुझे जितना याद आ रहा है, रिटर्न फाइलिंग का कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक है। लेकिन ये जो एक्स क्लाइंट है ना सर, ये प्रॉपरली पेमेंट नहीं करता है, मतलब ये ना बहुत पेंडिंग करता है, और इसके कारण जो एस है, ये इनका काम लेना पसंद नहीं करता, ठीक है। इनको बहुत बार बोला है कि भाई आप मत आया करो फार्म में, मैं आपको सर्विस नहीं दूंगा। लेकिन इस दिन क्या हुआ, एस आके एक्स आके पी को बोला, क्योंकि फार्म में एस नहीं था, तो पी को जाके बोला कि भाई मेरा काम कर दो। तो एक्स ने बोला और पी ने बोला कि आप कंफर्म करो तो मैं करता हूँ। तो वो बोलते नहीं मेरा बात हो गया है, उन्होंने बोला कि पी को जाके बोलो काम करवा देंगे। फिर पी ने तो कर दिया। अब जब एस ऑफिस में आया और उन्होंने उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो फिर एस क्या किया सर, भड़क गया ना। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है, एस भड़क गया। हाँ सर। जब एस भड़क गया, मतलब भड़क गया मतलब गुस्सा हो गया, अब भड़क भड़क के पी को कुछ बोल दिया, ठीक है। अब जैसे ही पी को कुछ बोल दिया, अब पी भी और भड़क गया। पी बोला नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं कर दिया तो मतलब आप कुछ भी बोलोगे। अब ये सब मैटर को लेके इनका जो भी क्लाइंट बेस था, कोई बोलता है ये मेरा क्लाइंट है, वो बोलता है वो मेरा क्लाइंट है। प्रॉब्लम को समझना सर, मतलब एक्चुअली क्लाइंट को दोनों हैंडल करते हैं, बिकॉज एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का मतलब एजेंट भी है, एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है। तो एक्चुअली यहाँ पर एस जो है ना सर, ये ना एक्चुअली आउटसाइड काम के लिए बड़ा ही स्किलफुल है, ठीक है। आउटसाइड वर्क मतलब क्लाइंट के साथ बात करना, और जो भी ऑफिशियल एरिया होता है आउटसाइड द ऑफिस, उसके लिए एस बेहतर था। लेकिन जो भी कंप्यूटराइज्ड काम होता था, ठीक है, मतलब जो भी कंप्यूटराइज्ड स्किल वाला काम होता था, इसमें पी बेहतर था। अब एस बोल रहे जाओ कि तुम्हारा जो भी काम है तुम कर लो। अब इनको ना ज्यादा कंप्यूटर का स्किल का प्रैक्टिस नहीं है, और पी जो है इसका मार्केट का आइडिया नहीं है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर।
पी का प्रॉब्लम है कि इनको मार्केट का आइडिया नहीं है, क्लाइंट किस तरह से लिया जाए, क्लाइंट के साथ बातचीत करके उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। मतलब क्लाइंट क्लाइंट मतलब क्या काम करते हैं, बट एक चार्टर्ड फर्म क्या कर सकते हैं, चार्टर्ड या कॉस्ट फर्म का क्या काम होता है सर। चार्टर्ड फर्म लोगों का अकाउंट्स का काम करता है सर, बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करता है, ठीक है। बिजनेस का टैक्स मैनेजमेंट करता है, मतलब टैक्स रिटर्न फाइलिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स कंसल्टेंसी का काम करते हैं। ऑडिट का काम करते हैं, ऑडिट में दो तरह का ऑडिट होता है सर, दोनों ऑडिट ही मैटर करता है। एक तो आपका एक्सटर्नल ऑडिट जो मतलब फिक्स ऑडिट जो एक्सटर्नल लेवल में होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं सर। और एक ऑडिट होता है सर इंटरनल ऑडिट, ठीक है। मतलब जो आजकल ना एक फैशन भी हो चुका है और बड़ा मैंडेटरी हो चुका है, बिकॉज एक्सटर्नल ऑडिट में क्या रिपोर्ट आएगा क्या पता, उससे पहले ना कंपनी अपना इंटरनल लेवल में ऑडिट करवाते हैं, जो स्टैट्यूटरी नहीं है बट कोई भी कर सकते हैं। तो इस तरह का काम नॉर्मली एक कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, अकाउंट्स टैक्स ऑडिट का काम, ठीक है। तो ये फेमस काम है जो चार्टर्ड भी करते हैं और कॉस्ट अकाउंटेंट भी इंटरनल ऑडिट वगैरह, सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता। कॉस्ट अकाउंटेंट ओनली स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता, कॉस्ट का अपना एक एरिया है दैट इज कॉस्ट ऑडिट, वो सीए नहीं कर सकता। और सीए का जो फाइनेंस ऑडिट है वो कॉस्ट नहीं कर सकता, बाकी सब काम कर सकता है एक दूसरा। अब पॉइंट है तो वो फार्म में सर ऐसे कॉस्ट चार्टर्ड सब मिलके ही था, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि अब यहाँ पर एस और पी के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, एस और पी के बीच में झगड़ा चल गया, एस को आउटसाइड काम आता है, पी को इंटरनल काम आता है। अब बोलो सर पार्टनरशिप चलेगा कैसे। अब इनके बीच में पार्टनरशिप में तो दरार आ गया ना सर, दोनों रोने लगा अल्टीमेटली। फिर काफी दिनों तक मतलब कभी ये ऑफिस आता है तो वो नहीं आता, वो आता है तो वो ये नहीं आता, दोनों पार्टनर है। और फिर अल्टीमेटली कुछ महीने बाद पता चला कि दोनों में थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है, लेकिन जैसे ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ उसके और एक महीने बाद पता चला कि इनके बीच में और पार्टनरशिप है नहीं, अब ये लोग इंडिविजुअल लेवल में प्रैक्टिस करता है। सर मैं कोई कहानी नहीं बोला एक्चुअली, जानते हो, मैं एक्चुअली अपना मैंने रियल लाइफ कहानी बोला आपको। अब आप इसको रियल लाइफ समझो या मेरा बना हुआ समझो, वो आपके ऊपर है। बट आप जो समझना चाहिए था क्या वो समझ में आया आप लोगों को, ये मुझे कंफर्म कीजिएगा सर। प्रॉब्लम समझ रहे हो सर, रियल लाइफ में एक पार्टनरशिप में क्या प्रॉब्लम आता है। हाँ सर, हाँ सर। पार्टनरशिप बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर लेवल में एग्जीक्यूट ना किया जाए तो मुश्किल आ सकता है। लेकिन सर ऑब्वियसली अगर एस एंड पी एक साथ रहेगा, अगर एस एंड पी एक साथ रहेगा तो ज्यादा अच्छा है कि अलग रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, आप लोगों को क्या लगता है। बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए बोल रहा हूँ मैं। एक एक साथ एक साथ। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सर, अगर बिजनेस का डेवलपमेंट के बारे में अगर सोचा जाए तो दोनों एक साथ है तो ही बेहतर है। लेकिन सर जब दोनों इंडिविजुअल लेवल पे एक दूसरे का प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है, एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहा है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना सर, ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब एक दूसरे के प्रति ना बहुत ज्यादा ट्रू होना पड़ता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है पार्टनरशिप, बट इसको एग्जीक्यूट करना रियल लाइफ में इतना आसान नहीं होता सर, इतना आसान नहीं होता। मतलब ये डिपेंड करता है इंसान की कैरेक्टर पे, चाहे वो एस का कैरेक्टर हो चाहे वो पी का कैरेक्टर हो, वो इंडिविजुअल लेवल पे उनका मतलब बड़ा होना, उनका इंडिविजुअल कैरेक्टर बिल्ड होना, ठीक है। मतलब बेसिकली सेल्फिश नहीं सर, बेसिकली कहना है मेरा कि सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस, सेल्फलेस कैरेक्टर होना चाहिए, तब जाके आप पार्टनरशिप बना सकते हो। जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं उनको सेल्फिश कहा जाता है, और जो सिर्फ खुद के बारे में नहीं सबके बारे में सोचते हैं उनको सेल्फलेस कहा जाता है। तो पार्टनरशिप का ये एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात कर दिया मैंने, ये तो किताब में नहीं लिखा रहता, बट सर मुझे उस टाइम जिस दिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया था अपने आंखों के सामने, मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं था उस टाइम पे, थोड़ा कम ही एज था मेरा, बट उस टाइम पे मेरे को समझ में आया कि अच्छा ज्यादा सेल्फिशनेस से बिजनेस बंद खराब हो जाता है सर। अगर बिजनेस को ठीक करना है, चाहे कितना भी डिग्री हो आपके पास क्या फर्क पड़ता है, कितना भी नॉलेज है आपके पास क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर ना तो एस के पास नॉलेज का कमती था ना तो पी के पास नॉलेज का कमती था, नॉलेज दोनों में भरपूर पड़ा हुआ है। बट बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो लेवल पे उन लोगों का मेन एरिया जरूरी था, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा भी बहुत कुछ होता है दुनिया में, वहीं पर दोनों ठोकर खा गया और अल्टीमेटली उनका पार्टनरशिप टूटा सर। अल्टीमेटली इनका पार्टनरशिप टूटा, मुझे बहुत खराब लगा था पर्सनली, बिकॉज मैं उन दोनों को बहुत ही अच्छे से जानता था, दोनों अच्छे थे, दोनों ही अच्छे थे, कोई खराब नहीं था। बट फिर भी सबका अपना अपना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण ना ये इस तरह का सिचुएशंस होता है। इसलिए बोलते हैं सर पर्सनल चीज घर पे रख के आओ जब प्रोफेशनल में आते हो, और जब प्रोफेशनल चीजें घर पे रख के जाओ जब घर पे जाते हो तो, ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। जो भी हो, देखो सर
Analysis of section 9. The partner should carry business of the firm to the greatest common advantage, and latter they should render to any partner or his legal representative full information of all things affecting the firm. A partner must observe the utmost good faith in his dealings with other partners. इतना देर से मैं जो कहानी आपको सुना रहा था, मुझे लगता है कि मैं वही कहानी बोल रहा था जो यहाँ पर लीगल लैंग्वेज में बोला हुआ है. ओके सर, नेक्स्ट. लेकिन सर मेरा कहानी एकदम सच्चा कहानी था. In a transaction between partners for the sale or purchase of a share in the business, if one of them is better acquainted with the accounts than the other, it is his duty to disclose all material facts. Business का partners में क्या हो रहा है सर? Partners for the sale and purchase of share in the business, ठीक है? अगर किसी के पास इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, तो फिर दूसरे को बताना चाहिए कि जो भी मेटेरियल फैक्ट्स है. मेटेरियल मतलब क्या होता है बोलो तो सर? मेटेरियल का मतलब होता है वैल्यूएबल, ठीक है? वैल्यूएबल फैक्ट्स कभी भी एक दूसरे से छुपाना नहीं चाहिए सर. ये पार्टनरशिप का तो सर मतलब क्या बोलो सर, मतलब पार्टनरशिप इज लाइक अ लाइफ पार्टनर जैसे होते हैं ना, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप काइंड ऑफ, ठीक है? यहाँ पर वो लोग हस्बैंड वाइफ तो नहीं होते, बट सर जो भी वैल्यूएबल बातें हो छुपाना नहीं चाहिए. ऑब्वियसली सभी बातें शेयर करना चाहिए, तभी लाइफ पार्टनर भी टॉप लेवल का होता है सर. चाहे हस्बैंड के लिए वाइफ हो, वाइफ के लिए हस्बैंड हो. सिमिलरली पार्टनरशिप बिजनेस में भी अगर कोई पार्टनर्स है तो फिर उनके बीच में भी रिलेशनशिप कुछ उसी लेवल का होना चाहिए. मतलब मैं उस रिलेशन का बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो सर. गलत मतलब ना निकालिएगा, इतना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा. ओके. ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड. सेक्शन 9 हो गया सर. सेक्शन 10 में आ गए हम लोग. ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड. अगर आप किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो फिर जो भी इंडेमनिफाई का मतलब होता है सर, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सर लॉस को भरपाई करना, ठीक है? लॉस भरपाई कैसे करोगे? भरपाई समझते हो ना, जिसको हम लोग बांग्ला में हम लोग बोलते हैं क्षतिपूरण, ठीक है? बंगालीज में हम लोग उसको बोलते हैं क्षतिपूरण, या हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति. ओके, तो जो भी लॉस हुआ है उसको इंडेमनिफाई कैसे किया जाता है, या फिर क्या प्रॉब्लम है इसका? Every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm. अगर कोई भी फ्रॉड करता है तो उसको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा. The partner committing fraud in conduct of the business of the firm must make good the loss sustained by the firm. Must make good the loss sustained by the firm. जो भी लॉस फार्म करेगा उसके फ्रॉड के कारण by his misconduct, and the amounts so brought in the partnership should be divided between the partner. The firm by his misconduct and the अमाउंट ऑफ ब्रॉट इन दी पार्टनरशिप शुड बी डिवाइडेड बिटवीन दी पार्टनर. मतलब लॉस किया और लॉस करने के बाद जो भी अमाउंट उनको भरपाई करने के लिए वो ला रहा है वो उसका खुद का नहीं होगा, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. एन एक्ट ऑफ पार्टनर इम्प्यूटेबल टू द फर्म और द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी व्हिच इज फ्रॉड ऑन हिज को-पार्टनर्स एंटाइटल्ड द को-पार्टनर्स एज बिटवीन देमसेल्व्स टू थ्रो द होल ऑफ द कॉन्सिक्वेंस अपॉन हिम. दैट मींस मैं आपको एग्जांपल के थ्रू से इसको समझा सकता हूं. से फॉर एग्जांपल जैसे मैं एसएनपी का एग्जांपल दे रहा था, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं सेम कॉन्सेप्ट में. चलो, मुझे कुछ याद आ रहा है इसलिए मैं आप लोगों के सामने फिर से कुछ ला रहा हूं. ये एक एसएनपी का रिलेशन था और एक मुझे याद आ गया सर, एसएनपी और एक ये भी मेरा ही रिलेटिव्स के अंदर था. ये बहुत ही बचपन का कहानी है. ये कहानी सर के एंड एस के बीच में है, ठीक है? के एंड एस के बीच में है. दोनों ही अभी काफी सीनियर है, ठीक है? इनका भी पार्टनरशिप बिजनेस है. चार्टर्ड फर्म नहीं सर, नॉट चार्टर्ड फर्म और कॉस्ट फर्म. इनका बिजनेस पार्टनरशिप में है. इनका बिजनेस जो है ना सर, ये मेनली लॉजिस्टिक वगैरह का बिजनेस कुछ है सर, ठीक है? तो इनका क्या खेल है, यहाँ पर जो एस है ना सर, ये इसने कुछ फ्रॉड किया. एस ने कुछ फ्रॉड किया सर बिजनेस में. क्या फ्रॉड किया सर? लॉजिस्टिक बिजनेस था तो कुछ इलीगल प्रोडक्ट था जो लॉजिस्टिक मतलब जो ट्रांसपोर्टिंग कर दिया था. बात को समझिएगा सर, इलीगल प्रोडक्ट लॉजिस्टिक में डाल दिया था. क्यों कर किया था? ज्यादा पैसा मिलेगा ना सर. इलीगल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टिंग करने या लॉजिस्टिक करने में क्या होता है? ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है. ये सर नो सर बोलो, बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एस जो है इन्होंने फ्रॉड किया था कि बिजनेस का लॉजिस्टिक बिजनेस था तो किसी से इलीगल प्रोडक्ट लेके ट्रांसपोर्टिंग किया था, ठीक है? अब इलीगल प्रोडक्ट पकड़ा गया सर, ये फ्रॉड पकड़ा गया, ठीक है? ये फ्रॉड एकदम हाथ में आ गया, पुलिस पकड़ा. और फिर सबसे पहले, लेकिन सर अब बात क्या है, फ्रॉड तो इसने किया लेकिन पकड़ा गया के. अब बात समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पर पार्टनर है, तो क्या फ्रॉड एस ने किया तो क्या के को लेके जा सकता है पुलिस? हेलो हाँ सर, एकदम सर। यस दोनों पार्टनर है। हाँ एग्जैक्टली सर, एस ने फ्रॉड किया, इलीगल चीजों का ट्रांसपोर्टिंग एस ने किया, बट के ने फ्रॉड नहीं किया था। बट के फंस सकता है और पुलिस उस के को लेके जा सकता है जेल में, ठीक है? तो जेल में गया। अब पॉइंट क्या है कि बाद में पैसा देके जैसे बेल वगैरह मिलता है, वी ऑल नो इस सब बारे में, ठीक है? तो बेल लेके निकला और फिर इन दोनों के बीच में झगड़ा तो होगा, क्यों नहीं होगा? झगड़ा हुआ, फिर बाद में एस को जो भी डैमेज क्लेम हुआ डैमेज देना पड़ा, बिजनेस में जो लॉस हुआ उसका भरपाई करना पड़ा। अब बिजनेस का जो लॉस भरपाई एस करेगा, वो क्या सिर्फ एस अपने लिए करेगा? मतलब जो भी वो भरपाई करने के लिए, मतलब जो भी वो इंडेमनीफाई करेगा बिजनेस को, क्या वो इंडेमनीफाई सिर्फ एस खुद के लिए कर रहा है या फिर के लिए भी कर रहा है? क्योंकि इस के लॉस लिए भी कर रहा है। पे भी कर रहा है, सिंपल है, ठीक है? ये सब चीजें ना लाइफ के साथ बड़ा ही कनेक्टेड है। आप इसको लाइफ के साथ जोड़ोगे तो आपको बड़ा ज्यादा समझ आएगा, कम जोड़ोगे तो सिर्फ वही किताबी बात रह जाएगा और कुछ नहीं। सेक्शन 10, एवरी पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm। ओके सर, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट सर तो पूछ सकते हो। सबको समझ आ रहा है? मैं यही उम्मीद से आगे बढ़ रहा हूँ सर। ओके, ऐसा लग रहा है कोई कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलो सर बोलो। ओके ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, सेक्शन 11, ठीक है? ये क्या है सर? सब्जेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, सेक्शन 11 क्या कहता है सर? Subject to the provision of this act, the mutual rights and duties of the partners of a firm may be determined by contract between the partners, जो भी contract उनके बीच में हुआ था, and such contract may be expressed or may be implied by a course of dealings. Such contract may be varied by consent of all the partner। हो सकता है जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है वो सारा का सारा पार्टनर्स का कंसेंट लेके ही हो रहा है। मतलब हो सकता है ना कि ए बी सी डी 4 जन का पार्टनर है, तो अगर कुछ भी उनके बीच में जो भी बात होगा, अगर ए को लेके कुछ कोर्स ऑफ डीलिंग्स हुआ है तो बी सी डी को भी पता होना चाहिए ना कि भाई बिजनेस में क्या, पार्टनरशिप में क्या डीलिंग हो रहा है या समथिंग लाइक दैट। सच कंसेंट में बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लाइड बाय ए कोर्स ऑफ डीलिंग्स। Agreement in restraint of trade, notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act 1872, such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner। Please point to be noted, यहाँ पर ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है सर, जो जनरल लॉ है, एकदम लॉ का बहुत ही पहला चैप्टर बोल सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसी किसी का अभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, शुरू करेंगे बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट का क्लास, जिन लोगों का हो गया है उनको पता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर एक ऐसा वाइटल एक्ट है जिनके बिना बिजनेस लॉ नहीं बनता, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अभी डिटेल्स नहीं जाएंगे, बस सिंपल इतना याद रखो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बताता है सर कि notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act 1872, such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm which is a partner। मतलब आप जिस बिजनेस का पार्टनर हो, आप सेम टू सेम बिजनेस अलग से नहीं कर सकते। आप जिस बिजनेस में पार्टनर हो, आप ऐसा ही सेम टू सेम बिजनेस अलग से नहीं कर सकते। यही यहाँ पर सेक्शन 11 आपको बता रहा है सर। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म, ठीक है, may be determined by contract between the partners and such contract may be expressed or may implied by a course of dealings। He further provides that such contract may be varied by consent of all the partners। लेकिन अगर होता है तो सबका परमिशन लेके करना होगा। Section 11 subsection 2 clearly provides that notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act, the contract between the partners may be provided that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner। ठीक है, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन एमिनेंटली depending on the consent of the parties, not only for its existence but for the terms of the agreement in all things consistent with its essential nature and purpose, and the agreement to become a partners in this first instance or to vary the terms at any time need not be manifested in any particular form। इसका मतलब क्या है सर? सर मतलब बड़ा ही सिंपल है। सेक्शन 27 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ अगर हम पार्टनरशिप एक्ट को जोड़ दे तो मतलब ये निकालते हैं कि जैसे विश्वजीत और सोविक, ओके, ये दोनों पार्टनर बना था, याद है सर आप लोगों को? विश्वजीत क्या बेचता था? विश्वजीत याद है तुझे?
लीचू। विश्वजीत लीची बेचता था और अपना ये क्या बेचता है सोविक? प्यारा। विश्वजीत लीची बेचता है और सोविक प्यारा बेचता है। इसके पीछे एक रीजन था, मैं सोविक लिख दिया, मैं गुआवा लिखने वाला था। गुआवा, ओके, मतलब अमरूद सर। ठीक है, तो एक्चुअली क्यों? क्योंकि विश्वजीत जहां से बिलोंग करते हैं, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर इज नोन फॉर लीची, एंड सोविक जहां से बिलोंग करता है दैट इज बारुईपुर, एंड बारुईपुर इज नोन फॉर गुआवा। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों, एक गुआवा का ट्रेडर है और दूसरा लीची का ट्रेडर है। अब इन दोनों के बीच में क्या डीलिंग हुआ था सर? इन दोनों के बीच में डील हुआ था कि विश्वजीत जो है सर, विश्वजीत गुआवा लेगा। विश्वजीत लेगा, विश्वजीत का आवाज नहीं आ रहा है। यस सर। कौन सा वाला? ये बहुत फेमस गुआवा है जिसका अंदर लाल होता है, ऐसे रेड कलर का जो होता है ना, बहुत ही फेमस होता है। जो भी हो, देखा है ऐसा आप लोग? गुआवा के अंदर वाला लाल वाला गुआवा देखा आप लोगों ने? है तो सर। पॉपुलर, दिस इज वेरी पॉपुलर। ये जो है बहुत ज्यादा दिखता है, बट ये लाल वाला प्यारा भी बहुत मस्त होता है सर। जो भी हो, ये पकने के बाद मतलब ज्यादा अच्छा लगता है। जो भी हो, अभी मुझे गुआवा खाने का मन हो गया, इसलिए मैं थोड़ा बोल दिया। अच्छा सर देखो तो गुआवा जो है ये अपना विश्वजीत किससे लेगा? सोविक से लेगा और मुजफ्फरपुर में सेल करेगा। और सोविक जो है वो विश्वजीत से लीची लेगा, विश्वजीत से लीची लेगा और कोलकाता में बारुईपुर एरिया में बेचेगा। तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है कि विश्वजीत अलग से लीची बेच सकता है, या फिर जितना लीची विश्वजीत के पास होगा वो सारा का सारा लीची विश्वजीत को, सोविक को देना पड़ेगा। अब ये तो देखने वाले बात है कि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या बना है। ठीक है, अगर आप किसी बिजनेस का पार्टनर हो, ठीक है, मतलब यहाँ पर इन दोनों को पार्टनरशिप हुआ है, ठीक है, कि भाई तेरा लीची सब मेरा और मेरा गुआवा सब तेरा, ठीक है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो कुछ तेरा है वो सब मेरा है, ऐसा ही पार्टनरशिप हो रहा था। अब अगर पार्टनरशिप अलग से बोल के रखता है कि भाई जब आप इसी बिजनेस में हो तो आप अलग से ये बिजनेस किसी के और के साथ अलग से नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है। या फिर दोनों का कंसेंट है तो दोनों अलग से भी बिजनेस कर सकते हैं और दोनों पार्टनरशिप भी करता है। अब लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है? जब पार्टनरशिप बिजनेस में आप हो तो हो सकता है आपको उस बिजनेस और किसी के साथ करने का रोक है सर, कंस्ट्रेंट फ्रॉम ट्रेड है। आप अगर लीची का बिजनेस सोविक के साथ करते हो तो और किसी के साथ आप लीची का बिजनेस नहीं कर सकते। ये पाबंदी लग सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन लग सकता है विश्वजीत पे, अगर सोविक चाहे तो। और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उनके बीच में। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। क्या है सर? एग्रीमेंट इन कंसेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर आप पार्टनरशिप में हो तो आप सेम टू सेम बिजनेस किसी और के साथ नहीं कर सकते। दूसरा बिजनेस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेम सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, सिमिलर काइंड ऑफ सर्विस, मतलब आप कर सकते हो। उसके लिए आपको पार्टनरशिप छोड़ना पड़ सकता है, बट फिर भी अगर सभी पार्टनर का कंसेंट है तो देन चलेगा। अगर पार्टनर का कंसेंट है तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो बोलो सर, बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और उनके ऊपर डिपेंड करके उनके बीच में राइट्स एंड ड्यूटीज क्या डिवाइड किया जा रहा है। ये तो पार्टनरशिप करके ही पता चलता है कि किसका कितना राइट्स है और किसका कितना ड्यूटी है। नेक्स्ट इज द कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस, सेक्शन 12। सेक्शन 12 बिजनेस कंडक्ट के बारे में क्या बताते हैं सर? सर बोलते हैं कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली अगर आप पार्टनर हो तो आप बिजनेस में भाग तो लोगे ना सर। बिजनेस में क्यों नहीं भाग लोगे? पार्टनर होके बिजनेस में भाग नहीं लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। भाग लेना इन द सेंस सर पार्टिसिपेट करना। ओके, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently to his duties in the conduct of business, even bound भी है। any difference arising extraordinary matters connected with the business may be decided by majority of the partners। अब यहाँ पर अगर दो ही जन है तो फिर 50-50 ठीक है, वो देखना पड़ेगा। बट अगर मानो कि किसी मैटर पे चार पार्टनर है, ठीक है, चार पार्टनर है, चार पार्टनर के बीच में क्या, चार पार्टनर के बीच में कुछ डिसीजन लिया जा रहा है, जिस डिसीजन में एक जन बोल रहा है कि वन पार्टनर एग्री करता है, तीन पार्टनर डिसएग्री करता है, हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सर? एंड एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड, बट नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ द बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस का ये एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि चार पार्टनर है तो चारों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है ना। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर मैटर पे डिसीजन लेने के टाइम पे चारों का ओपिनियन ही जरूरत है। ऐसा नहीं कि तीन जन मान लिया
हाँ, ये देखा जा सकता है कि अगर मेजोरिटी हाँ बोल रहा है तो फिर एक को तो मानना पड़ेगा, बट अगर 50-50 हो रहा है तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है सर। आप लोग बात समझ रहे हो? ठीक है, अगर 50-50 हो जाता है किसी डिसीजन मेकिंग में तो फिर मुश्किल हो सकता है, बिकॉज किसका माना जाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो भी एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा कि 50-50 होने से क्या किया जाएगा। तो हो सकता है कि डिसीजन को ही पेंडिंग कर दिया जाएगा या फिर फ्यूचर में देखा जाएगा। तो basic point is that sir कि right to express his opinion before the matter is decided but no change may be made in the nature of the business without the consent of all the partner। जब तक सारे के सारे पार्टनर अपना ओपिनियन नहीं दे देता तब तक आप डिसीजन जो है सर वो ले नहीं सकते, मैटर को जो है सर आप चेंज नहीं कर सकते। ये पार्टनरशिप बिजनेस का एक स्लॉथनेस भी है जिसके कारण पार्टनरशिप बिजनेस में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत ही लेट हो जाता है, बिकॉज सबका कंसेंट जरूरी है, बिकॉज सभी कोई पार्टनर है। Even every partner has a right to have access to and inspect of copy and the books of the firm। Books मतलब सर अकाउंट्स का बात किया जा रहा है। बुक्स मतलब क्या? अकाउंट्स, ठीक है। सारे के सारे पार्टनर्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने का राइट है। एकदम सर, पार्टनर है तो क्यों नहीं चेक करेगा? एक्चुअली क्या होता है ना सर, कई बार ऐसे होते हैं, कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा पेमेंट नहीं करता बट मेहनत करता है, या फिर कोई होता है कि जो मेहनत नहीं करता बट पेमेंट करता है। तो कोई ऐसे बोल सकते कि नहीं वो लोग तो बिजनेस में ज्यादा होता नहीं है तो फिर उनको चेक नहीं करने देंगे। अगर वो पेन एंड पेपर में पार्टनर है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। अगर वो पेन एंड पेपर में एकदम डीड पेपर के थ्रू से, पार्टनरशिप डीड होता है ना सर, पार्टनरशिप डीड बनाने के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि पार्टनरशिप डीड बनता है। तो जब पार्टनरशिप डीड बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, पार्टनरशिप डीड, डिटेल्स रिक्वायर्ड इन ए पार्टनरशिप डीड, हर एक चीज बताना पड़ेगा। तो अगर आप पार्टनरशिप डीड में आपका नाम है, ठीक है, जैसे कि सोविक प्लस विश्वजीत प्लस स्नेहाशीष प्लस अयन, इनके बीच में पार्टनरशिप डीड बन रहा है, तो से फॉर एग्जाम्पल मानो कि अपना अयन जो है वो ज्यादा बिजनेस मैटर में मतलब ये पेमेंट करता है, मतलब पार्टनरशिप में अपना जो पार्टिसिपेशन में सिर्फ मनी देता है, ठीक है, कैश देता है, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगाता और ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं करता। तो यहाँ पर सोविक भड़क गया, सोविक बोलता है नहीं नहीं, अयन अयन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का जरूरत नहीं है। क्या सोविक ऐसे बोल सकता है? अयन का मनी है बिजनेस पे, ठीक है, सोविक का ऐसा राइट नहीं है। अगर अयन ओनर है, अगर अयन पार्टनर है तो अयन का राइट है। अब ऐसा हो सके, बहुत बार ऐसे होते हैं सर, जानते हो, ठीक है, बहुत बार ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि किसी को ना जरूरत में कभी पार्टनर लेना पड़ा, लेकिन बाद में जरूरत खत्म हो गया और बाकी बाद में क्या हो रहा है ना, यही लोग पेमेंट किए जा रहा है, लाइक सोविक विश्वजीत स्नेहाशीष। अब आयन का पेमेंट भी रुक गया किसी कारण से, लेकिन कहीं किसी टाइम पे आयन ने एक स्पेशल हेल्प किया था बिजनेस को और उसके कारण आयन को बिजनेस का पार्टनर बनाना पड़ा। फिर बाद में जब आयन का पेमेंट नहीं आता है ज्यादा तो सोविक और विश्वजीत भड़क गया, दोनों बोल रहे नहीं नहीं, जो पेमेंट नहीं देगा उसको पार्टनर नहीं बना सकते। अब ऐसा नहीं बोल सकते, एक बार पार्टनर बन गया तो बन गया, ठीक है। अब जब तक वो नहीं जाना चाहेगा तब तक आप कैसे उनको हटा सकते हो? हाँ, अगर सभी कोई अगर मतलब पीछे लग के किसी को हटाना चाहते हैं तो फिर कोई पार्टनर बन भी नहीं सकता। तो इन दैट केस वो जाने के टाइम पे भी कुछ लेके जाएगा बिजनेस से, ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाएगा सर। अपना गुडविल लेके जाएगा, अपना पार्टनरशिप का जो भी मतलब प्रॉफिट का पार्ट है, शेयरिंग है, ठीक है, सब कुछ लेके जाएगा। वो भी मैं आगे आगे बात करूंगा, ठीक है, कि जब बिजनेस में आते हैं और जब बिजनेस से जाता है तो क्या खेल खेला जाता है। तो डिटेल्स रिकॉर्ड इन ए पार्टनरशिप, ये सब जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट, तो ये है सर कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस में एवरी पार्टनर बुक्स ऑफ फर्म, दी बुक्स ऑफ द फर्म मतलब अकाउंट्स बेसिकली, जिसमें पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी का, पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में बनता है, एवरीथिंग सर, सब कुछ आपको बताना देखने का हक है। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब बिजनेस में किसी पार्टनर का डेथ हो जाते हैं, ही इज हेयर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर उनका जो बेटा बेटी जो भी है, एंड दे आर ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट्स, या फिर जो भी ऑथराइज्ड एजेंट है, ठीक है, किसी को बना के गया था, सेल हैव ए राइट टू एक्सेस टू एंड इन इंस्पेक्ट एंड कॉपी एंड एनी बुक्स ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, डेथ के बाद जो भी उनका हेयर्स है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उनको देखने का हक है बुक्स ऑफ द फर्म। मतलब सर बुक्स ऑफ द फर्म में इतना बात क्यों किया जा रहा है? एनीवन, कोई बता सकते हो सर, बुक्स ऑफ द फर्म को लेके इतना सारा बातें क्यों? क्या रीजन हो सकता है? वही बुक्स में तो क्या है? मतलब बीट होता है ना, हाँ? एओए एमओए में लिखना पड़ता है। सर ওখানে তো ট্রানজাকশন সব থাকে। एग्जैक्टली सर, वेरी गुड, एग्जैक्टली। आप दोनों सही बोले, आयन ने भी सही बोला, मैं समझ गया आयन तेरा बात, ठीक है, कि सारा का सारा ट्रांजैक्शन तो बुक्स में ही रहेगा। आप कहाँ ढूंढने जाओगे बिजनेस का सिचुएशन?
कहाँ पता करोगे बिजनेस का पोजीशन? आपको बुक्स ही देखना पड़ेगा। कभी भी किसी भी सिचुएशंस में बुक्स, आप अकाउंट्स चेक करते हो। देखो सर, मैं आपको पार्टनरशिप बिजनेस का तो बुक्स नहीं शो कर सकता, बट मैं आपको कंपनी का पोजीशन, मतलब कंपनी का अकाउंट्स में जरूर शो कर सकता हूँ। क्या देखना चाहते हो? क्या देखोगे? चलो सर मैं आपको शो करता हूँ। अरे एक चीज वो मैं भूल गया, वो शेयर मार्केट। अच्छा ठीक है, शेयर मार्केट छोड़ो, रिलायंस का ही दिखा देता हूँ। चलो मैं आपको रिलायंस का ही दिखा देता हूँ। रिलायंस 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 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जस्ट अ सेकेंड। रिलायंस का पोजीशन अगर आपको समझना है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर देखो, ये रिलायंस का आज के डेट में शेयर होल्डर। एक्चुअली जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करता है ना सर, जैसे आज मैंने रिलायंस के बारे में बोला था सुबह को मेरे स्टॉक मार्केट ग्रुप में कि रिलायंस आज आप जाएगा, और गया भी है सर, और भी जाएगा, एकदम आगे जाएगा। 2300 के आसपास बोला था, उससे ज्यादा चला गया। ओके नहीं 23 गया नहीं, सॉरी 2237, ठीक है चलो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो आप फेस वैल्यू देखो सर। आप कंपनी का जो भी डिटेल्स चाहते हो, मतलब ये कंपनी का फाइनेंशियल डेटा है, मैं आपको अभी फाइनेंशियल डेटा पढ़ाऊंगा नहीं, जस्ट शो कर रहा हूं मैं। ये सब कंपनी का मार्केट कैपिटल, कंपनी का कितना फेस वैल्यू है, कंपनी का प्रॉफिट पीबी रेशियो कितना है, प्रॉफिट ये रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट टू बुक रेशियो, डिविडेंड यील्ड कितना है, ठीक है, अर्निंग पर शेयर कितना है, फेस वैल्यू कितना है। और थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं, रुको। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा का जो पीएल बैलेंस शीट है, मैं उस पर एक बार जाता हूँ। जस्ट सेकेंड सर, मुझे मिलेगा मिलेगा मिलेगा, यस मिल गया। ये देखो सर, कंपनी का पीएल इनकम स्टेटमेंट देखो सर। ये लास्ट 4-5 सालों का कंपनी का डेटा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को सर? ये रिलायंस का लास्ट 4-5 साल का डेटा है, क्या सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। सर मार्च 2020 में रिलायंस ने कितना सेल किया, जून 2020 में कितना सेल किया, सितंबर में कितना किया, मार्च में कितना किया? ऑलमोस्ट 1,54,896 करोड़ का सेल है इनका मार्च 2021 में, ठीक है, मतलब ये ईयर एंड में, ठीक है। यहाँ पर एनुअल भी अगर आप देखना चाहते हो, सॉरी ये मंथली है, ठीक है, अगर आप एनुअल देखना चाहोगे तो एनुअल भी आ जाएगा, ठीक है। तो मार्च 2021 में एनुअल है सर 4,66,924 करोड़ का इनका सेल है। सेल से आपको क्या करना चाहिए? सेल से आप एक्सपेंस को हटाओ, तो सेल से आप टोटल एक्सपेंडिचर को जब माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो सेल माइनस एक्सपेंडिचर करके आपको प्रॉफिट मिलेगा। देखो सर, आपको यहाँ पर सरकार का टैक्स वगैरह, मार्केट में कुछ लोन है, इसका इंटरेस्ट देने के बाद ये बिजनेस में प्रॉफिट पड़ा हुआ है। अगर आप लास्ट 5 साल में देखते हो तो 29,000 करोड़ 2018 में, मोस्ट प्रोबेबली 19 में 36,000 करोड़, फिर 39,000 करोड़, फिर 39 2020 में भी, एंड इस साल 53,000 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट करके रखा है। काफी अच्छा ग्रोथ किया है रिलायंस ने, इसीलिए तो बढ़ती का रिलायंस का टैगलाइन क्या है जानते हो? ग्रोथ इज लाइफ। और ये अपना नाम का जो मतलब एकदम रियल यूज करके ही देता है, ठीक है, रियल यूज करके ही देता है। तो बेसिकली मैं आपको क्या शो किया? कंपनी का इनकम स्टेटमेंट। सिमिलरली कंपनी का बैलेंस शीट होता है, कंपनी का कैश फ्लोज होते हैं, कंपनी का रेशियोज होता है, जो आपको अकाउंट्स में सीखना पड़ता है या फिर फंडामेंटल एनालिसिस में सीखना पड़ता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखना पड़ता है, तो जाके आप कंपनी का सारे के सारे मैटर का मतलब और इससे ऊपर डिपेंड करके फाइनेंशियल डिसीजन भी ले पाते हैं। ठीक है सर, स्टॉक मार्केट इज नॉट अवर करेंट टॉपिक। ओके, स्टॉक मार्केट इज नॉट अवर करेंट टॉपिक। मैं तो बस आपको इतना बताना चाह रहा था कि बुक्स ऑफ द फर्म, दैट इज अकाउंटेंसी ऑफ एनी बिजनेस, इज वेरी वेरी वाइटल पार्ट ऑफ दैट बिजनेस। आपको पता तो चलना चाहिए कि बिजनेस में सेल का हालत क्या है, बिजनेस में प्रॉफिट का सिचुएशन क्या है, बिजनेस में एक्सपेंडिचर का हालत क्या है। तो किसी भी पार्टनर को किसी भी हालत से आप बुक्स ऑफ अकाउंट से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके सर, तो समझ में आ रहा है सर? मैंने थोड़ा इसलिए दिखाया कि आपको भी तो पता चले कि जो लोग रिलायंस का शेयर खरीदते हैं या फिर जो भी किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं या फिर शेयर छोड़ के निकल जाते हैं, तो क्यों छोड़ते हैं और क्यों निकल जाते हैं। समझ कुछ आ रहा है सर आप लोगों को? बोलो। यस सर। ओके सर, नेक्स्ट आगे बढ़े सर। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 12, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हाँ वो तो है ही सर, सेक्शन 12 सबसेक्शन ही बताते हैं सर, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। ओके चलो एग्जांपल देखते हैं। नाउ सपोज दिस मैनेजमेंट पावर ऑफ द पर्टिकुलर partners is interfered
interfered with and he has been wrongfully precluded from participating therein. Can the court interfere in these circumstances? Suppose this management power of the particular partner is interfered with and he has been wrongfully precluded from participating therein. Okay. अब बताया जा रहा है सर क्या कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है? The answer is in the affirmative. मतलब yes, the court can and will by injunction restrain other partners from doing so. Affirmative मतलब yes, ठीक है? आप समझ रहे हो ना? मतलब कोर्ट एकदम अगर किसी भी पार्टनर को कभी भी किसी बिजनेस में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता तो इन दैट केस कोर्ट आ सकता है और उन पार्टनर के लिए डिसीजन ले सकता है. इवन नॉट जस्ट डिसीजन, अगर सपोज एक फार्म है, जैसे हम लोग के फार्म में कौन कौन पार्टनर है? सोविक है, विश्वजीत है, स्नेहाशीष है एंड अयन है. ये हम लोग का पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है ना क्लास के अंदर. अब सवाल क्या है कि सपोज मानो यहाँ पर अयन को यहाँ पर बिजनेस में क्या मतलब क्या किया जा रहा है सर? पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा है. तो इन दैट केस क्या कोर्ट आके अयन को पार्टनर बना सकते हैं? अगर अयन पार्टनर मतलब अयन अगर बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, पार्टनर तो वो है ही, अगर अयन पार्टिसिपेट नहीं कर पाता तो कोर्ट आके क्या कर सकता है? इंजंक्शन लगा सकता है, मतलब रोक देगा, पूरा का पूरा प्रोसेस को ही रोक देगा, बाकी पार्टनर का मतलब सोविक, विश्वजीत, स्नेहाशीष सबको रोक देगा. If it may be noted in this connection that a partner who has been wrongfully deprived of the right of participation in the management has also other remedies. For example, वो suit for dissolution पे जा सकता है, मतलब वो बिजनेस को बंद करवा सकता है. Suit for accounts without seeking dissolution, ठीक है, अकाउंट्स मांग सकता है डिसोल्यूशन बिना करके. एवरीथिंग, कुछ भी कर सकता है. The above mentioned provision of law will be applicable only if there is no contract to the contrary between the partners. अगर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि हाँ अयन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तब अलग बात. It is quite common to find a term in partnership agreement which gives only limited power to the of a management to a partner, or a term that the management of the partnership will remain with one or more of the partner to the exclusion of others. अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि यस अयन का जो पार्टिसिपेशन है बिजनेस पे वो लिमिटेड है, इन दैट केस मे बी इट पॉसिबल. बट अगर ऐसा कोई बात लिखा हुआ नहीं है तो फिर ऐसा केस में अयन को पार्टिसिपेट ना करने देना ये गलत बात है. एंड इन दैट केस अयन के हाथ में पावर आ जाता है, वो डिसोल्यूशन कर सकता है, अकाउंट्स भी डिसोल्यूशन कर सकते हैं, कुछ भी. ओके, मतलब जो उनका हक में है. इन सच ए केस द कोर्ट विल नॉर्मली बी अनविलिंग टू इंटरप्रेट. ठीक है, अगर ऐसा पहले से ही लिखा हुआ है तो कोर्ट कभी नहीं आएगा बीच में विद द मैनेजमेंट विद सच पार्टनर और पार्टनर्स अनलेस इट इज क्लियरली मेड आउट दैट समथिंग वाज डन इलीगली और इन द ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट प्रोपोज्ड इन सच पार्टनर्स. अगर उनके साथ अगर अयन के साथ सच में कुछ गलत होता है जो एज पर पार्टनरशिप डीड के हिसाब से नहीं है, तब कोर्ट आएगा. लेकिन कोर्ट तब नहीं आएगा जब एज पर पार्टनरशिप डीड हुआ है, तब ठीक है. अगर नहीं हुआ है, अगर अयन के साथ डिप्राइव, अगर अयन डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड कब है मतलब अयन का साथ गलत कब होगा? जब एज पर एग्रीमेंट नहीं होगा. तो इन दैट केस कोर्ट आएगा और अयन के लिए भी लड़ेगा और अयन भी कोर्ट में केस कर सकता है, डिसोल्यूशन भी ले जा सकता है, अकाउंट्स भी बिना डिसोल्यूशन का चेक कर सकता है. ये सब रेमेडीज अयन के हाथ में होता है. सर बोलो सर, क्लियर है बात? एनी डाउट सर? बोलो, एग्जांपल समझ में आया? यस सर. ओके यस सर. ओके सर. यस नो मतलब क्या समझ आया? अंडरस्टैंडिंग पार्ट क्लियर है? ओके सर. राइट टू टेक पार्ट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बिजनेस. वेरी गुड सर. राइट टू बी कंसल्टेड. ओके, नाउ राइट टू बी कंसल्टेड, दैट मींस 12 सबसेक्शन सी. Where any difference arises, अगर पार्टनर्स के बीच में डिफरेंस क्या क्रिएट हो ही सकता है. मैं तो आपका सुबह से मैं आपको कितना सारा एग्जांपल दिया रियल लाइफ, मेरे कनेक्टेड, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस वाला है. मैंने आपको बताया एस एंड पी के बीच में एक बताया मैंने आपको, के एंड एस के बीच में एक बताया मैंने. ये सब रियल लाइफ कैरेक्टर है, मैं पूरा नाम नहीं यूज कर रहा हूँ सर, ठीक है. ओके, तो राइट टू बी कंसल्टेड, ऑब्वियसली सेक्शन 12 सबसेक्शन सी, where any difference arises between the partners with regard to the business of the firm, it shall be determined by the views of the majority of them, and every partner shall have the right to express his opinion before the matter is decided, but no change in the nature of the business of the firm can be made without the consent of all the partners. This means that in routine matters the opinion of the majority of the partners, मतलब routine matter में क्या होता है, majority of the partner अगर किसी मैटर में हाँ या ना जो भी बोलता है तो वो देखना चाहिए. Of course the majority must act in good faith. देखो सर, ये बात भी तो देखना पड़ेगा. मेजोरिटी है तो क्या हर बात में मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी, सपोज से फॉर एग्जांपल गुड फेथ का मतलब क्या है?
गुड फेथ मतलब आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, सही कर रहे हो, ठीक है, गुड फेथ। से फॉर एग्जाम्पल, चलो हम लोग का पार्टनरशिप क्या है, सौभिक, स्नेहाशीष, विश्वजीत, आयन, ये हम लोग का पार्टनर है, ठीक है। अब सौभिक और स्नेहाशीष ये दोनों क्या करना चाहता है सर, नॉट जस्ट सौभिक, सौभिक, स्नेहाशीष एंड विश्वजीत, तीनों, ये तीनों क्या हो गया, तीनों मेजर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अयन हमारा अकेला रह गया, ठीक है, ये माइनर हो गया यहाँ पर, माइनर पार्टनर, माइनर मतलब बाई एज नहीं सर, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मेजर नहीं है, वो मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, सिंगल है सर, वोट में मेजोरिटी नहीं है इसका। तो प्रॉब्लम क्या हुई, ये स्नेहाशीष, सौभिक एंड विश्वजीत ने कुछ ऐसा बिजनेस में डिसीजन लिया जो गुड फेथ में नहीं दिया जा रहा है, जो किसी को धोखा देने का मतलब टेंडेंसी के साथ है, या फिर कुछ भी गलत टेंडेंसी के साथ है। से फॉर एग्जाम्पल ये लोग कहना चाहता है कि जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, नॉट एज पर एग्रीमेंट, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम तीनों ज्यादा करके डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अयन तो ज्यादा ऑफिस में आता नहीं है, तो फिर क्योंकि आयन के साथ ऐसे डील हुआ था कि आयन ज्यादा ऑफिस में नहीं आएगा, कभी कुछ लीगल प्रॉब्लम होगा तो आयन जरूर पार्टनरशिप को हेल्प करेगा एज पर वो एग्रीमेंट के हिसाब से। लेकिन फिर भी ये लोग क्या चाहते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट वो आयन को पार्ट नहीं बनाना चाहता, तो कुछ भी इस तरह का एनीथिंग, ठीक है। अब ये तीनों मेजोरिटी में अगर हाँ बोल दिया तो क्या ये डील पक्का हो जाएगा? हाँ सर, आप लोग बात समझ रहे हो, मतलब नहीं मेजोरिटी, सर। मेजोरिटी जरूर जीतता है, बट मेजोरिटी गलत बात में जीते ये थोड़ी ना कोई मतलब होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना सर, मेजोरिटी अगर गलत है तो फिर इन दैट केस मेजोरिटी का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो मेजोरिटी गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब जो एक्चुअल में किसी का खराब ना करे। आप कभी भी किसी का खराब ही नहीं कर सकते सर, ये आपके हक में नहीं है, ये धर्म भी नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ धर्म ऑल्सो, ठीक है। धर्म समझते हो ना सर, धर्म मतलब क्या, धर्म मतलब जिसको पकड़ के चलना चाहिए, जो सही है, ठीक है। जैसे कोर्ट में केस वगैरह होता है तो हम लोग वो गीता को सामने साक्षी रख के हम लोग लेते हैं ना, कि जो भी बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। तो क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है ताकि मतलब ये इंसान का धर्म है कि वो सच बोले, कोर्ट में खड़ा होकर कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, भगवान के मंदिर में मस्जिद में खड़ा होकर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये कहा इसलिए जाता है बिकॉज आप कभी भी किसी का गलत नहीं कर सकते सर, फिर भी तो सोसाइटी गलत करते हैं। अरे सर उसका तो समय वक्त उसका जवाब देता है, इंसान गलत करता है तो उसका वक्त है ना सर, समय सबसे बलवान क्या जानते हो सर, सबसे बलवान समय होता है सर। आज आप नहीं समझोगे शायद, बट आपको सिखा देगा, समय सिखा देगा। अब लोग, बहुत लोगों को लगता होगा कि सर जो लोग इलीगल है वही लोग तो ज्यादा अच्छा कुछ कर रहा है सोसाइटी में। आप देखना घर पे भी बात होते हैं, जो अधर्मी है, जो इलीगल वे में काम करता है, शायद वही ज्यादा बड़ा होता है, समथिंग लाइक दैट। बट सर देखना देखना कि समय के साथ साथ पता चल जाता है कि जो इलीगल वे में ज्यादा अपना डिसीजन लिया और जो लीगल वे में डिसीजन लिया, किसका जिंदगी सुंदर होता है। हाँ थोड़ा पैसा जरूर कम कमा लेगा कभी, जो लीगल वे में चलता है, थोड़ा हो सकता है कि मे बी उतना एसेट नहीं बना पाएगा जो इलीगल वे में किया, बट फिर भी सर समय बहुत बलवान होता है सर। सर छोड़ो सर, आप ना ये बीच बीच में लॉ के बीच में स्पिरिचुअल ज्ञान ना मत दो सर, स्पिरिचुअल ज्ञान कहाँ दे रहा है, गुड फेथ का मतलब क्या गलत बताया मैंने? अब गुड फेथ का यही मतलब होता है सर, खुद ही बोलते हो, खुद ही झगड़ा करते हो और खुद ही कंक्लूजन खींचते हो, क्या करे, आदत सा हो गया है, ठीक है। It may be mentioned that the aforesaid majority rule will not apply where there is a change in the nature of the farm itself. अगर फार्म का नेचर ही बदल गया तो in such a case the unanimous consent of the parties is needed. सबका कंसेंट चाहिए। अगर बिजनेस का नेचर ही बदल जाता है, पार्टनरशिप बिजनेस का नेचर बदल जाता है, मेजोरिटी का कोई मतलब नहीं है। मतलब मेजोरिटी अच्छा बात है नहीं, मैक्सिमम लोग तो हाँ बोल रहा है। अरे भाई मैक्सिमम, जैसे मैं मुझे याद है कि वो बचपन में आप लोग क्रिकेट खेलते थे। अरे क्रिकेट फुटबॉल कुछ तो खेलते होंगे बचपन वाला, जब एकदम छोटा थे, मतलब 7 साल 8 साल के थे, तब तो जरूर खेलते होंगे आप लोग भी, मैं भी खेलता था। तो मैं तो काफी काफी देर तक खेला, लेकिन मुझे एक कहानी याद आ रहा है, ये आउट होने को लेके ना बहुत चीटिंग चलता था। ये सर नो सर, वो बैट का काना लगता था, काना मतलब बैट के एज लग के ना कैच होता था स्लीप में या कीपर के हाथ में, लेकिन कई बार इसी को लेके झगड़ा बन जाता था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? ये यस सर। यस सर। बैट का थोड़ा सा एज लग के निकल गया तो जो बैट्समैन है ओपोनेंट टीम का, ठीक है, एक बैट्समैन और दूसरा कीपर, सॉरी, एक बैट, अगर मानो कि कीपर उसी का टीम का है तो वो भी उनके साइड में, मतलब मानो कि कीपर उनका टीम का, हो सकता है ना, ऐसे हम लोग बोलते थे जब थोड़ा प्लेयर कम होता था ना, तो हम लोग बोलते थे कि एक कीपर दे देना तुम लोग, चलेगा। क्या आप लोग ऐसे बोलते थे? यस अब सर।
अगर थोड़ा प्लेयर कम होता था तो हम लोग बोलते थे कि कीपर जो है वो ओपोनेंट टीम का कोई एक जन कर देगा, तो कीपर उनका, जो बैट्समैन आउट हो रहा है और ना कर रहा है वो भी उनका, और ओपोनेंट टीम के से कोई और एक तीसरा बंदा आ गया, 3 जन, और इधर इधर साइड में जो बॉलर है वो अकेला, ठीक है। अब बॉलर बोल रहे कैच है, लेकिन बाकी कीपर, बैट्समैन और जो तीनों ओपोनेंट का है वो तीनों बोल रहे कि नहीं कैच नहीं है। अब इनको लेके लड़ाई, अब क्या बोले सर, लेकिन तब वो लोग क्या बोलते हैं कि तुम अकेला ज्यादा देखा क्या, हम तीनों कम देखा, ऐसा झगड़ा करता है ना सर। अरे बोलो ना, ऐसे ही झगड़ा चलता है ना। हाँ सर। फिर हाँ ज्यादा, सर। फिर ज्यादा गुस्सा करके क्या होता है, खेला बंद। ज्यादा गुस्सा करके क्या होता है, खेला ही बंद, आज होगा ही नहीं खेला, हाँ सर। ऐसा करते शाम हो गया और फिर आज खेला ही बंद हो गया। कभी कभी मारपीट के जगह में भी आ जाता था। ठीक है सर, चलो मुझे भी बचपन याद आ गया। तो बेसिकली यही सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। राइट टू एक्सेस टू बुक्स, बार बार मैंने बोला सेक्शन 12 सबसेक्शन डी, एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और स्लीपिंग मतलब चाहे वो बिजनेस पे टोटल पार्टिसिपेट ना करे, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं ना सर, इज एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस टू एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म एंड टू इंस्पेक्ट एंड टेक आउट ऑफ द कॉपी देयर ऑफ, इवन कॉपी भी लेके जा सकता है। राइट मस्ट हाउएवर बी एक्सरसाइज्ड बोनाफाइड, ठीक है, मतलब जिनको मिलना चाहिए उन्हें प्रॉपरली मिले, मतलब वो ट्रू है, बोनाफाइड है, ठीक है, मतलब जिसको एक्चुअली बिजनेस से सच में कुछ ना कुछ उनको एडवांटेज है और जो एकदम सही है, ठीक है। बोनाफाइड का एग्जैक्ट मतलब क्या है बोलो तो सर, कोई बता सकते हो, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ बोनाफाइड? genuine, हाँ एकदम सर, जेन्युइन, वेरी गुड सर, जो बिजनेस से जेन्युइन लेवल में उनको फायदा है, या फिर जो मैं आपको बोल रहा था, ठीक है, ये होता है बोनाफाइड का मतलब, ठीक है। तो याद रखिएगा सर, मतलब वो जो भी काम पे लेके जाएगा ना वो जेन्युइन काम पे लगाए बिजनेस का, वो खुद भी जेन्युइन है और वो जिस पर्टिकुलर पर्पज से अकाउंट का बुक्स लेके जाए उसमें भी वो जेन्युइन काम पे उसको लगाए, ठीक है, यही मेन का बात है। राइट ऑफ लीगल हेयर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड दी ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, सेक्शन 12 सबसेक्शन ई, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसका हेयर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट्स शैल हैव अ राइट टू एक्सेस टू एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो सेक्शन 12 क्लियर है सर, सेक्शन 12 पार्टनरशिप फर्म, बोलो सेक्शन 12 पार्टनरशिप बिजनेस क्लियर है कि नहीं? है दादा। थैंक यू सर। क्लियर सर। ओके सर, इजी है, बहुत इजी है, मतलब एक्चुअली जो भी एग्जांपल्स यहाँ पार्टनरशिप में देखने को मिलता है ना, सब रियल लाइफ में बहुत ज्यादा देखा जाता है, इसलिए बहुत इजी है सर, बहुत इजी। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, इजी और टफ में फर्क क्या होता है? जो कभी देखा नहीं गया वो टफ है, और जो दिखता है वो इजी है। जब इंसान कभी पहले क्या बोलूं सर, मतलब एक जमाना था, दुनिया गोल है कि नहीं है इसी को लेकर लड़ाई चलता था, वो पता है आप लोगों को? इजी और टफनेस का बात होता है कि ये जो दुनिया है ये गोल है कि गोल नहीं है। कोई कोई बोलता था कि दुनिया फ्लैट है, फ्लैटर है, वर्ल्ड इज फ्लैटर, ऐसा लड़ाई चलता था, और इसी लड़ाई को लेके गैलीलियो को जेल में डाल दिया था, पता है आप लोगों को? यस सर। हाँ गैलीलियो को जेल में डाल दिया था सर, इसी लड़ाई को लेके। गैलीलियो जब दूरबीन बनाया, मतलब बाइनाकुलर बनाया, गैलीलियो को बाइनाकुलर बनाने के बाद गैलीलियो ने प्रूव करके बोला कि एक्चुअली वर्ल्ड इज, जो अर्थ है वो गोल है, ठीक है। अब उससे पहले कोपरनिकस, ठीक है, तो फेमस यूरोपियन, वो भी फेमस यूरोपियन एक साइंटिस्ट थे, ग्लोब ट्रॉटर भी थे, कोपरनिकस उससे पहले बोल दिया था कि दुनिया गोल है, बट कोई कोई ना, मतलब कोपरनिकस के बाद में कोई ना, मतलब मान्यता नहीं दिया, बिकॉज कोपरनिकस प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन गैलीलियो ने बाइनाकुलर बना के प्रूव किया, फिर भी लोग उसको मानने के लिए रेडी नहीं है, स्पेशली जो ब्राह्मण समाज का होते थे उस टाइम का, जो लोग अपने आप को ज्यादा एडुकेटेड मानते थे। अब इसी बात को लेकर लड़ाई और गैलीलियो को डाल दिया जेल में। अब आप सोचो कि गैलीलियो ने तो प्रूव किया, बट एक चीज मैंने आज तक समझ में नहीं आया कि गैलीलियो 1445 के आसपास में ये प्रूव किया कि दुनिया गोल है, ठीक है। जैसे कि ये देखने में कैसा लग रहा है, फ्लैटर लग रहा है ना, देखने में फ्लैटर है, बट एक मजा का बात आपको बताऊं सर, एक फतेह की बात देखो सर, मजा का बात ये है कि दुनिया गोल है ये इंडिया को बहुत पहले से पता था, मतलब शायद आज से 2000 ईयर्स एगो सर, कैसे और भी पहले, 2000 तो छोड़ो, 5000 साल पहले भी पता होगा, जैसे महाभारत रामायण के टाइम, जो आज से करीब 1 लाख साल पहले भी हो सकता है, ठीक है, जिसका भी कोई प्रूफ नहीं मिलता है। लेकिन हमारे देश में जियोग्राफी को क्या बोला जाता है सर? हमारे देश में जियोग्राफी को बोला जाता है सर भूगोल। क्या मैं सही बोला सर, हिंदी हो या बंगाली?
हाँ सर। इंग्लिश में भूगोल। इसको बोला जाता है भूगोल। भू का मतलब होता है अर्थ, ओके, और गोल का मतलब होता है राउंड। इसका मतलब हम लोगों को लगता है कि 1445 में गैलीलियो ने प्रूव किया या कोपरनिकस ने प्रूव किया कि दुनिया गोल है, बट हम लोग तो पहले से ही पता था, नहीं तो नाम भूगोल क्यों होता। बहुत बड़ा सवाल कर दिया सर आपके सामने। अब आप लोग सोचते रहियो, मैं तो लॉ पढ़ाते जाऊंगा। मतलब एक्चुअली हमको जो सिखाया गया, आई एम नॉट अगेंस्ट गैलीलियो, आई एम नॉट अगेंस्ट कोपरनिकस, बट ऐसा नहीं कि वेस्टर्न नेशंस ने दुनिया का सब कुछ करवाया और हम लोग कुछ नहीं किए। हम ही लोग सब कुछ करके रखे थे, लेकिन हम लोगों का नामो निशान मिटा के हम लोगों को मूर्ख बनाया गया। हम लोगों का अच्छाई का फायदा लेके, ठीक है, हमें लूटा गया, मारा गया, और फिर सिखाया गया कि सब कुछ हम लोगों ने किया, तुम लोग कुछ नहीं किए, तुम लोग दास बन के रहो, मतलब जस्ट हमारा स्लेव बन के रहो। ऐसा मुझे एकदम मंजूर नहीं है, इसलिए मैं ना कभी कभी बीच बीच में कुछ भी बात होता है तो मैं बोल देता हूँ। आप लोग सोचते जाइए सर, और कुछ नहीं, सोचो, सोचना ही जरूरी है, और कुछ नहीं। म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज, चलो सेक्शन 13, subject to contract between the partners. A partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business. Okay, partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business. The partners are entitled to share equally in the profits earned and shall contribute equally to the losses sustained by the firm. Obviously, partners जो है सर, वो प्रॉफिट का भी इक्वल पार्ट बनेगा और लॉस का भी इक्वल पार्ट बनेगा, लेकिन अगर अलग से कुछ बोल के रखता है पार्टनरशिप का डीड में, तो वो डीड फॉलो होगा ऑब्वियसली। वेयर ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब, ये सब सर कैलकुलेशन जब होता है ना पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंट्स में, तब ये सब बहुत अच्छे से आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वेयर ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब बाय हिम, सच इंटरेस्ट शैल बी पेएबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब अगर किसी पार्टनर ने किसी बिजनेस में प्रॉफिट मतलब कैपिटल देता है, अरे सर ऐसा होता है सर, मैं क्या बोलूं, जो लोग पार्टनरशिप कर चुके हो ना वो लोग जानते हो, जो लोग नहीं किए उनको ऐसा फीलिंग होगा सर ये क्या है। सर एकदम सिंपल बात है। सपोज से फॉर एग्जांपल हमारा क्या कौन कौन पार्टनर था बिजनेस पे। अब ये पार्टनरशिप का क्या होता है, अकाउंट्स बनता है, ठीक है। मैं अभी पार्टनरशिप अकाउंट तो नहीं बनाऊंगा, बट मैं आपको बस थोड़ा सा ये बताऊंगा कि क्या चलता है। ऐसे होता है ना सर, ए बी सी तीनों पार्टनर है, ठीक है। अब ए बी सी के पार्टनरशिप बिजनेस में ए जो है इन्होंने बिजनेस को कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब ये अलग से दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं, अलग से दिया, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, बिजनेस को जरूरत था। अब बिजनेस इसको क्या देगा बदले में, कैपिटल के बदले क्या मिलता है, इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है हमें, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलेगा। वेरी गुड सर, ये तो हमें इकोनॉमिक्स से सिखाता है कि कैपिटल के बदले इंटरेस्ट पे करो। अब ये इंटरेस्ट पार्टनरशिप बिजनेस कहां से पे करेगा, प्रॉफिट। पार्टनरशिप बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट से ही पे करना होगा इस इंटरेस्ट को, तो जो पार्टनर दिया उसको मिलेगा। तो ये सब क्या है सर, ये सब क्या है, ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल राइट्स है, म्यूचुअल लाइबिलिटीज है। ये बिजनेस में जो लोग है वो अपने बीच में इस तरह का म्यूचुअल राइट्स म्यूचुअल लाइबिलिटीज बना देता है, ठीक है। अब वही ये सब लिखा जाता है लॉ में और उसके बेसिस में अकाउंट्स में भी फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको बोला ना एक्चुअली अकाउंट्स में जो भी होता है ना वो सब एक्चुअली एज पर लॉ होता है, ठीक है। तो ए पार्टनर making for the purpose of the business any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe is entitled to interest they earn at the rate of 6% per annum. आप लोग जानते होंगे सर, a partner making for the purpose of the business any payment or advance beyond the amount of capital he has agreed to subscribe, मतलब जितना उसने एग्री किया था, अगर एग्रीड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट वो बिजनेस को प्रोवाइड करता है, सपोज उसने बोला था कि मैं तो 1 लाख दूंगा नॉर्मल में, लेकिन वो बिजनेस के जरूरत के हिसाब से वो 1.5 लाख दे दिया, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 1.5 लाख दिया ना 50,000, दैट इज एक्स्ट्रा 50,000। ये एक्स्ट्रा 50,000 में उसको कितना परसेंटेज ऑफ मिलेगा सर, इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलता है, ये रूल है। अगर अलग से कुछ अमाउंट बोलता है तो वो अमाउंट होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो 6% रूल याद रखिएगा। जब आप लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स भी करोगे तब तो आपको ऐसे ही पता चलेगा। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हो पार्टनरशिप अकाउंट्स उनको पता ही होगा, है ना सर। जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ चुके हो उनको पता है कि सर 6% इंटरेस्ट मिलता है, हाँ या ना बोलो, जो लोग कर चुके हो पार्टनरशिप। है दादा। यस सर। यस
थैंक यू सर, आई नो सर, बहुत लोग हैं जिन्होंने पार्टनरशिप कर चुका है. The firm shall indemnify a partner in respect of payment made and liabilities incurred by him in the ordinary and the proper conduct of the business, and in doing such act in an emergency for the purpose of protecting the firm from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. मतलब firm shall indemnify a partner in respect of payment made and liabilities in, मतलब अगर किसी पार्टनर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे फार्म के लिए कुछ पेमेंट या लाइबिलिटी मेंटेन कर मतलब पेमेंट करता है, तो बदले में फार्म उसको क्या करेगा, उसको इंडेमनीफाई करेगा ना. पार्टनर नॉर्मल टाइम में बिजनेस को अगर किसी पर्टिकुलर मुसीबत से बचाते हैं तो बदले में तो उसको देना पड़ेगा, मतलब फार्म को देखना पड़ेगा उस पार्टनर को. तो वही बोल रहे हैं सर, द फार्म शैल इंडेमनीफाई ए पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम. उन्होंने फार्म के लिए लायबिलिटी उठाया तो ये फार्म का भी जिम्मेदारी है कि वो भी फार्म को देखे, फार्म भी पार्टनर को देखे. ठीक है. पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फार्म, इवन पार्टनर भी इंडेमनीफाई करेगा फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट. अगर किसी पार्टनर के कारण, जो मैं हम लोग पहले भी पॉइंट करके आए सर, अगर किसी पार्टनर के कारण, सोभिक कुछ बोल रहे हैं, सोभिक बोल, सोभिक कुछ बोलছিস? ओके. पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस, जस्ट अ सेकंड, अगर आपके गलती के कारण बिजनेस को कभी हानि पहुंचा है, मतलब बिजनेस को किसी भी तरह का लॉस झेलना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको भी बिजनेस को या पार्टनरशिप फर्म को क्षतिपूर्ति करना होगा या इंडेमनीफाई करना होगा. ओके सर. यस. एनालिसिस ऑफ सेक्शन 13, राइट टू रेम्यूनरेशन, राइट टू शेयर प्रॉफिट, ये सब राइट है सर. सेक्शन 13 सबसेक्शन ए, फटाफट देख लो. No partner is entitled to receive any remuneration in addition to his shares in the profit of the firm for taking part in the business of the firm. But this rule can always be varied by an express agreement or by a course of dealings, in which event the partner will be entitled to remuneration. Thus, a partner can claim remuneration even in the absence of a contract when such remuneration is payable under the continued usage of the firm. In other words, where it is customary to pay remuneration to a partner for conducting the business of the firm, he can claim it even in the absence of the contract for the payment of the same. That means, please point to be noted sir, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर हो तो क्या बोलते हैं सर, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन, मतलब आपको किसी भी तरह का फीस या रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा पार्टनर से, इन एडिशन टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट. अगर आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही मिलेगा. नॉर्मली पार्टनर्स को प्रॉफिट ही मिलता है, रेम्यूनरेशन नहीं मिलता. आप लोग बात समझ रहे हो सर? शोभिक, स्नेहाशीष, अयन, शोभिक, इनके बीच में जो पार्टनरशिप बना है, इनको प्रॉफिट ही मिलेगा बिजनेस का. They will only get profit from the business, not any special remuneration. But this rule can always be varied by an express agreement. अगर कहीं पर लिखा हुआ है या फिर किसी ने बोला, और by a course of dealings, बिजनेस करते करते जरूरत हुआ, in which event the partner will be entitled to remuneration. Say for example, ये जो लीची और प्यारा का बिजनेस चल रहा था, दैट इज आप लोग जानते हो अमरूद एंड प्यारा का जो लीची का बिजनेस था, इसमें सोभिक और विश्वजीत ही मेन काम करता है. ठीक है. सोभिक एंड विश्वजीत ही मेन काम करता है. अयन एंड स्नेहाशीष सच कुछ करता नहीं है, जस्ट कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है. अब ऐसे केसेस में बिजनेस ने सोचा कि क्योंकि ये लोग अलग से काम भी करते हैं तो इनको अलग से रेम्यूनरेशन भी दिया जाए. कौन डिसाइड किया? सभी पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया. लाइक अयन, विश्वजीत, सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि इनको रेम्यूनरेशन अलग से मिले. या फिर बिजनेस का जो मतलब डिसीजन है उसमें देखा जा रहा है कि कोर्स ऑफ डीलिंग्स में देखा जा रहा है कि ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो इनको अलग से रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए. तो अगर ऐसा बात है तो फिर ये ऑटोमेटिक है इवन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ सेम. कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा ना भी है तो भी मिल सकता है रेम्यूनरेशन. क्या आप लोगों को बात समझ में आया सर? अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं रहेगा, अगर जरूरत दिखा जा रहा है कि भाई इनको अलग से रेम्यूनरेशन देना चाहिए, तो फिर वो भी देना पड़ता है. ये राइट है उनका जो मेहनत करता है. आप बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे बोलिए. बट नॉर्मली पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलता. बोलो सर. सेक्शन 13A सबसेक्शन ए, बोलो क्लियर है या नहीं? है सर. राइट टू शेयर प्रॉफिट, ये तो है ही सर. पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट एंड सो टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस. अगर प्रॉफिट का भागीदार बनोगे तो फिर लॉस का भी भागीदार बनना पड़ेगा. The amount of a partner's share must be ascertained by inquiring whether there is an agreement in that behalf. सर. बोलो सर. बोलो सर, जैसे कंपनी लॉ में डायरेक्टर को नो प्रॉफिट नो लॉस में रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, तो ऐसा सर? कुछ पार्टनरशिप में है?
नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब रेमुनरेशन का केस में वही मैं बोला ना सर, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर बिना कॉन्ट्रैक्ट में भी इनको रेमुनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है, बिना कॉन्ट्रैक्ट में भी इनको रेमुनरेशन मिलना चाहिए अगर सिचुएशन अराइज होता है। बट इन जनरली इनको तो सैलरी मिलता ही नहीं, रेमुनरेशन तो मिलता ही नहीं है। आप बात को समझो, ठीक है। या तो पार्टनर ने डिसाइड किया कि इनको देना चाहिए रेमुनरेशन, या फिर सिचुएशन अराइज करते कि इनको रेमुनरेशन होना चाहिए। बट अगर मानो कि जैसे कि तुमने जो कहा कि बिजनेस लॉस में है, ठीक है, तो ऐसे केस में कोई पार्टनर क्लेम कर ही नहीं सकता अगर वो पार्टनर है तो। आप बात को समझे? विशाल, विशाल ने किया था यस ना। सर। आप अगर पार्टनर हो और बिजनेस लॉस में है तो आप रेमुनरेशन कैसे क्लेम कर सकते हैं? आप कर सकते हो अगर आप कोई नॉर्मल सैलरीड पर्सन हो, आप क्लेम कर सकते हो। बट आप तो पार्टनर हो बिजनेस का और बिजनेस भयंकर लॉस पोजीशन में जा रहा है, तो आप कैसे क्लेम करोगे? नॉट पॉसिबल। बट अगर बिजनेस नॉर्मल है और अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ना भी है तो भी आप क्लेम कर सकते हो। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। थैंक यू सर। अच्छा, क्या पॉइंट चल रहा था? जस्ट अ सेकेंड। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, ओके। The amount of partners share must be ascertained by inquiring whether there is an agreement in that behalf between the partners. If there is no agreement, then you should make a presumption of equality and the burden of proving that the shares are unequal will lie on the party alleging the same. अगर किसी को लगता है कि इक्वल नहीं हो रहा है तो फिर वो एलिज लगा सकते हैं कि नहीं मुझे इक्वल नहीं मिल रहा है। There is no connection between the proportion in which the partner shall share the profits and the proportion in which they have contributed towards the capital of the firm. मतलब आप बात को समझिएगा कि ऐसा कोई बात नहीं है कि कौन कितना प्रॉपर मतलब कंट्रीब्यूट करता है उसके बेसिस पे उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है सर। मतलब ये कभी ऐसा भूल ना करना कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द प्रोपोर्शन इन व्हिच द पार्टनर शैल शेयर द प्रॉफिट्स एंड द प्रोपोर्शन इन व्हिच दे हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द कैपिटल ऑफ द फर्म। मतलब किसने जितने ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करेगा उसी के बेसिस, मतलब जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया बिजनेस के कैपिटल पे उसके हिसाब से उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर किसने ज्यादा दिया तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए। मैंने आपको एक बोला था ना मेरा पापा का ये एक बिजनेस का कहानी। हाँ सर, कि वो पापा ने दिया था 6 लाख रुपीज, ठीक है। पापा का कंट्रीब्यूशन था बिजनेस में 6 लाख रुपीज, और जो अंकल थे उनके बिजनेस मतलब जो पार्टनर थे पापा का, ठीक है, अभी भी है सर, 6 लाख पापा का कंट्रीब्यूशन है और उस अंकल का था 40,000 ड्यूरिंग 1998 बिजनेस में, ठीक है। 1998 में एक बिजनेस फॉर्म हुआ था, उस टाइम पे 6 लाख पापा का कंट्रीब्यूशन था मेरा पापा का, और 40,000 था वो अंकल का। लेकिन सर दोनों को इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला। लेकिन अगर आप कैपिटल कंट्रीब्यूट देखो तो पापा का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है लेकिन अंकल का 40,000। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है सर 6 लाख देके भी इक्वल प्रॉफिट और 40,000 देके इक्वल प्रोपोर्शनेट कैसे हो सकता है? एक्चुअली वो अंकल जो थे सर उनको 40,000 उन्होंने दिया था, बट बिजनेस का जो नॉलेज था वो अंकल का था। बिजनेस का नॉलेज, बिजनेस का जो एक्सपेंशन, एवरीथिंग डिपेंड ऑन दिस अंकल, नॉट बाई माई फादर। ओके, मेरे पापा के पास सिर्फ पूंजी था सर, बिजनेस का कैपिटल था, बट जो बिजनेस का दिमाग था वो अंकल के पास था। तो उन्होंने बाकी जो अमाउंट है वो दिमाग का दाम ले लिया। आप लोग समझ रहे सर? हाँ सर। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत काम होता है, ठीक है। मतलब कभी कौन कितना पैसे से हर चीज का मतलब नहीं निकल सकता, इसलिए पार्टनरशिप भी इसके बारे में पैसा को इक्वलिटी कभी नहीं दिया, डिपेंड करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी बोल के रखा है, जब पार्टनरशिप अकाउंट्स करोगे तब इसका बहुत ज्यादा यूज मिलेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन में जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ ना, 6% का इंटरेस्ट उनको मिलता है, वैसा ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी देयर बिफोर ए पार्टनर कैन बी अटेंडेड टू इंटरेस्ट ऑन मनीज brought by him in the partnership business. An express agreement to that effect or practice of the particular partnership, any trade custom to that effect, a statutory provision which entitles him to such interest. मतलब किसी बिजनेस में कोई पार्टनर्स अगर कैपिटल ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लाते हैं, ठीक है, या फिर जितना उसका सब्सक्राइब अमाउंट है, मतलब उन्होंने बोला था कि मैं 1 लाख दूंगा, अगर 1 लाख से भी ज्यादा अमाउंट वो ला रहा है, जो भी उन लोगों के बीच में डील हुआ था कि भाई 4 जन हैं हम लोग, जैसे कि शुभजीत, सॉरी सौभिक, स्नेहाशीष, अयन लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सब कोई 1-1 लाख करके बोला था। बट कभी बिजनेस को जरूरत हुआ तो स्नेहाशीष के पास थोड़ा ज्यादा पैसा है
तो स्नेहाशीष बोला कि मैं तो 1.5 लाख दूंगा, लेकिन इस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये भी बात जो है इनको सभी के सामने लाना पड़ेगा, बिजनेस में डीलिंग होगा, बातें होंगे, एग्रीमेंट होगा, तभी जाके वो इंटरेस्ट ले सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। सपोज ए पार्टनर मेक्स एन एडवांस टू द फर्म, ठीक है, addition to the advance of the firm in addition to the amount capital to be contributed by him in such a case, ये तो मैंने अभी आपको बोला था, partner is entitled to claim 6% पर annum। ओके, अगर आप बिजनेस को एडवांस लोन के हिसाब से कुछ देते हो तो आपको 6% के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेगा। और नॉर्मल कैपिटल के केस पे द फॉलोइंग, देखो नॉर्मल कैपिटल जब लाते हो सेक्शन 13 सबसेक्शन सी, द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी बिफोर ए पार्टनर कैन बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन मनीज ब्रॉट बाय हिम इन पार्टनरशिप बिजनेस। एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर मानो कि पार्टनरशिप ही नहीं है और ये सब बातें चल रहा है, अगर बिजनेस का प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर बिजनेस का ये सब इंटरेस्ट वगैरह का बात करना बेकार है। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो और उसके बाद आप इंटरेस्ट देते हो, एडवांस लेते हो और बिजनेस से इंटरेस्ट लेते हो, तो while interest on capital account ceases to run on dissolution, the interest on advance, किसका इतना दिक्कत हो रहा है सर? विश्वजीत, शोभू, सबका दिक्कत हो रहा है। ओके, थोड़ा सा ध्यान से सुनना बात सर, पॉइंट को। इंटरेस्ट ऑन एडवांस में क्या बोला जा रहा है? इंटरेस्ट ऑन एडवांस में क्या बोला जा रहा है? सेक्शन 13 सबसेक्शन डी, सपोज ए पार्टनर मेक्स एन एडवांस टू द फर्म इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। सपोज देना था 1 लाख, दे दिया 1.5 लाख, ठीक है, वो भी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मतलब जैसे डील हुआ है, द पार्टनर इज एंटाइटल्ड, जिन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट देगा बिजनेस को, उनको 6% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट तो मिलेगा। व्हाइल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट सीजेस टू रन ऑन डिसोल्यूशन, जब बिजनेस सीज हो जाएगा, बंद होगा, तब इसको आपको अलग करना होगा, मतलब छोड़ना होगा। द इंटरेस्ट ऑन एडवांस कीप रनिंग, द इंटरेस्ट ऑन एडवांस कीप रनिंग इवन आफ्टर डिसोल्यूशन एंड अप टू द डेट ऑफ पेमेंट। द इंटरेस्ट ऑन एडवांस कीप रनिंग इवन आफ्टर डिसोल्यूशन, मतलब जो भी इंटरेस्ट आप एडवांस के ऊपर आपको, मतलब बिजनेस दे रहा है ना, बिजनेस डिसोल्यूशन के बाद भी अगर बिजनेस का कुछ एडवांसेस बाकी है वो तब तक रहेगा। दैट मीन्स, आपको मैं थोड़ा सा सिंपल करता हूँ मैटर को। से फॉर एग्जांपल किसी पार्टनर्स ने बिजनेस को, जैसे यहाँ पर यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं, स्नेहाशीष ने कितना अमाउंट दिया बिजनेस को, बाकी लोगों ने 1 लाख करके दिया, स्नेहाशीष ने कितना दिया? 1.5 लाख। अब 50,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट उन्होंने किया, जो उनका प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट था उससे 50,000। अब इसमें उनको 6% एनम, 6% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर। अब पॉइंट है कि इसके बीच में बिजनेस ज्यादा दिन तक चला नहीं, लेकिन स्नेहाशीष का जो एडवांस है वो तो यहाँ पर रह गया। अब बिजनेस बंद हो गया तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगा? बिजनेस बंद हो गया तो इंटरेस्ट का क्या मतलब? यही बोलेगा क्या? बिजनेस बंद हो गया तो क्या स्नेहाशीष का एडवांस का जो इंटरेस्ट है नहीं मिलेगा सर? तो स्नेहाशीष जो 1.5 लाख, ওটা तो कैपिटल ना? यस, 1.5 लाख कैपिटल है, लेकिन 1.5 लाख में से 1 लाख जो है वो उसका खुद का है, मतलब वो एज पर प्रिस्क्राइब्ड है। एडवांस मतलब जितना प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट था उससे ज्यादा दे रहे हो आप, ठीक है? না, वही ক্যাপিটাল তো ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট হতে পারে, সব পার্টনার যে একটা অ্যামাউন্ট দেয় ওটা ব্যাপার নেই। वो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये मान के चला कि ये তো एडवांस এখানে अमाउंट, 50,000 অ্যাডভান্স দিয়েছে, লোন দিয়েছে। यस एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली। ঠিক আছে। तो ये जो एडवांस अमाउंट है, ये एडवांस अमाउंट का जो इंटरेस्ट है दैट इज 6% पर एनम। ओके, ये 6% पर एनम का जो एडवांस स्नेहाशीष ने बिजनेस को दिया है, बिजनेस सीज हो गया, बिजनेस बंद हो गया, तो क्या स्नेहाशीष को और नहीं मिलेगा इंटरेस्ट? रूल कहता है सर मिलेगा सर। ये बिजनेस का लायबिलिटी है, बिजनेस को देना पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये बिजनेस का लायबिलिटी है कि वो बिजनेस अपना लायबिलिटी चुकता करे। इंटरेस्ट ऑन एडवांस कीप रनिंग इवन आफ्टर डिसोल्यूशन एंड अप टू द डेट ऑफ पेमेंट, जब तक पेमेंट नहीं करता तब तक ये इंटरेस्ट का जो पॉइंट है ये चलता जाएगा। ठीक है सर, यही वाला पॉइंट बहुत वाइटल पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था। ठीक है, यही सब हक बताते हैं सर कि किसका हक कितना है, लीगल कॉन्सेप्ट पे ही है ना सर, हक बताते हैं हमें। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, सेक्शन 13 सबसेक्शन ई, every partner has the right to be indemnified by the firm in respect of payment made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business of the firm, as well as in the performance of an act in an emergency for protecting the firm from any loss. If the payment, liability and act are such an prudent man would make, incur or perform in his own case under similar circumstances. Point to be noted sir. Right to be indemnified, मतलब अगर आप फार्म को कभी भी किसी जरूरत सिचुएशंस में बचाते हो, सेव करते हो आपके अपने दम से,
तो इन दैट केस ये फार्म का भी लायबिलिटी है कि आपको भी ऐसे पॉइंट में फार्म हेल्प करे. Every partner has the right to be indemnified by the firm in respect of payments made and liabilities incurred by him in the ordinary and proper conduct of the business of the firm, as well as in the performance of an act in an emergency for protecting the firm from any loss. मतलब मानो कि बिजनेस का बहुत जोर का लॉस हो रहा था और अयन ने बिजनेस को, अयन जैसे बीच बीच में बहुत वाइटल डिसीजन देता है, तो अयन ने बिजनेस को बचा लिया. ठीक है, तो ऐसे केसेस में इफ द पेमेंट्स लायबिलिटी एंड एक्ट आर सच एज प्रूडेंट मैन वुड मेक, ओके, इनकर और परफॉर्म इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, मतलब खुद के लिए होता तो क्या करता, ऐसे सोच के अगर उन्होंने किया और ऐसे सोच के किया तो फिर उनको इस तरह का केस में अगर कभी भी ऐसे होते तो वो ये जो मतलब ये जो खुद से किया ना, जब बिजनेस का सही टाइम हो तो बिजनेस उसको ऑब्वियसली ये जो बिजनेस उसको उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको याद रखे और उसको वापस करे. ठीक है, ये इंडेमनिफाई जो है ये राइट है सर जो ऐसा करता है बिजनेस के लिए. बड़ा ही लॉजिकल है ना सर पॉइंट. अगर आप बिजनेस के जरूरत में कभी काम आते हो तो बिजनेस को भी आपके सिचुएशंस का देखना चाहिए. बोलो सर, समझ में आया कि 13 सबसेक्शन ई? ओके सर. राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म जैसे आपके कारण कुछ होता है, मैं आपको पहले ही बोला, पार्टनर मस्ट इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉस्ट वेट विलफुल नेग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ हिज बिजनेस ऑफ द फर्म. मतलब आपके कारण कभी बिजनेस को प्रॉब्लम है तो फिर आपको भरपाई करना होगा. तो इन दैट केस फर्म को मिलेगा, आपको नहीं. और जब आप करते हो तो आपको मिलेगा, फर्म को नहीं. 13 सबसेक्शन ई एंड 13 सबसेक्शन एफ में थोड़ा फर्क है. एक केस में आप फर्म को बचाते हो, दूसरे केस में आपके कारण फर्म को गलत होता है. तो ऐसे केसेस में आपको पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि आपके कारण फर्म को प्रॉब्लम हुआ है. तो यही सब कॉन्सेप्ट था. ठीक है, यही सब कॉन्सेप्ट था. बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट था सर कि म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज. एक बिजनेस ऐसे ही नहीं बनता सर, सबको सबका ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाके रिलेशनशिप बनता है और तभी रिलेशन ऑफ पार्टनर भी बनेगा. पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सेक्शन 14 में कहा गया है, आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू जरूर कीजिएगा सर. पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मतलब पार्टनरशिप में जैसे गुडविल, प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टनर, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है, पर्सनल प्रॉफिट लर्न्ड बाय पार्टनर्स. ठीक है, किस तरह से पर्सनल प्रॉफिट के साथ डील करेगा, कुछ वाइटल पॉइंट्स है, मुझे आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताना पड़ेगा. ठीक है, और रिलेशन विद थर्ड पार्टी, ये भी एक वाइटल पॉइंट है. ये कुछ बता के मैं आप लोगों को डिसोल्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा. तो पार्टनरशिप का मुझे सारा का सारा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट जेन्युइनली हो जाएगा पार्टनरशिप. ओके सर, आज मैं इतना ही रखता हूँ. बाकी जो पार्ट है आप लोग प्लीज एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा सर. ठीक है, गो थ्रू जरूर कीजिएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, एक बार गो थ्रू करके रखेंगे ना तो समझने में दिक्कत नहीं होगा. तो इसलिए मैं बोलता हूँ पॉसिबल तो एक बार जरूर पूरा का पूरा गो थ्रू कर लीजिए. फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी पार्ट जो है उसको मैं कंप्लीट करूंगा. बोलो सर, क्लियर है कि नहीं? क्लियर हुआ ना सर? हाँ सर, क्लियर. पार्टनर्स का रिलेशन तो एक बार गो थ्रू कर लेना. ठीक है? यस सर. ओके सर, आज मेरा इतना ही है सर क्लास. ठीक है, कोई सवाल हो तो करो, नहीं तो सर टाटा. আমার আছে কোশ্চেন পরে বলছি. हाँ अच्छा ठीक है. ठीक है विश्वजीत, शुभ. স্যার এর পরে কি ক্লাস আছে স্যার? बाय सर. मैम का क्लास है, उनका क्लास होगा सर. हाँ ठीक है सर. बाय सर. বাই স্যার. স্যার অ্যাডমিট কার্ড দিয়েছে স্যার আজকে? অ্যাডমিট কার্ডের একটা নিউজ এসছে, দিয়েছে কিনা জানি না. তো অ্যাডমিট কার্ডের একটা আপডেট এসছে, সুন বলেছে, এসছে কি আমি জানি না, দেখিনি এখন. কেন বলতো? আচ্ছা স্যার. তুইও কি খবর দেখেছিস? অরিজিৎ বলছিল অ্যাডমিট কার্ড দিয়েছে. দিয়েছে? তাহলে হয়তো দিয়েছে, আমি খেয়াল করিনি আমি. তো মনে হচ্ছে দিয়েছে বোধহয়, কিছু নোটিফিকেশন এসছে. ঠিক আছে স্যার. আসছে স্যার পরীক্ষায় বসো. হ্যাঁ হ্যাঁ